आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जीडियन फिफ्थ डिसाइपल को मना कर देता है अभी कुछ भी करने के लिए। जिसके बाद वो लोग सिक्स डिसाइपल को एक अलग पवेलियन में ले आते हैं। सभी लोग बाहर उसी पवेलियन के सामने खड़े हुए थे, तभी वहाँ पे थर्ड डिसाइपल आता है जो फोर्थ डिसाइपल से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो फिर फोर्थ डिसाइपल हमें यहाँ पे सिक्स जूनियर सिस्टर के बारे में बताता है कि उसको फिश ड्रैगन विलेज से आई थी, तब से वो इस माउंटेन के ऊपर रह रही है। यह रिवर के आसपास जो भी टेरिटरी होती है वो सभी किंग के अंडर आती है और उसके आसपास जितने भी ट्राइब थे वो सभी अभी तक कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करते हुए आ रहे थे। लेकिन जब जीडियन वहां से सिक्स जूनियर डिसाइपल को वापस लेके आया, उसके बाद ही फिश ड्रैगन विलेज वहां से गायब हो गया। थर्ड डिसाइपल आगे से कहता है कहीं मास्टर नहीं तो उन्हें मार नहीं दिया, लेकिन फोर्थ डिसाइपल उसे चुप होने को कहता है। तभी जीडियन कमरे के अंदर से उन दोनों से कहता है कि एक दूसरे के ऊपर 30 थप्पड़ मारो और 3 दिनों तक बर्फीली गुफा के अंदर बिता के आओ। इधर जीडियन सिक्स डिसाइपल को देखता है तो फिर इसने अपने होश आवाज को वापस पा लिया था और अभी तक ये बर्फीली गुफा के अंदर जिंदा थी, तो ये काफी कमाल की बात थी। फिर जीडियन उसे कंबल उड़ा देता है। तभी सिक्स डिसाइपल को होश आ जाता है तो वो जीडियन को मास्टर बुलाती है, लेकिन जीडियन उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई डिसाइपल नहीं था। सिक्स डिसाइपल जीडियन से कहती है कि जब तुमने पूरे फिश ड्रैगन विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। जीडियन इस बात से हैरान होता है क्योंकि उसके पास इसके कोई मेमोरी ही नहीं थी कि उसने विलेज को डिस्ट्रॉय किया था और उसे समझ में आ जाता है कि विलेज से ही कुछ रिले देना है, जिसे सिक्स डिसाइपल उसे इतनी ज्यादा नफरत करती है। और ऊपर से जीडियन को यह भी बताता है कि जीडियन डाओ जो कि असली विलन है वो भले ही पावरफुल था, लेकिन उसने आज तक कभी भी किसी भी इनोसेंट की जान नहीं ली है। लेकिन इसके बावजूद वो अभी मुद्दे पे नहीं आ सकता है क्योंकि कई सारी मेमोरीज के पार्ट अभी तक मिसिंग है। इसीलिए जीडियन सिक्स डिसाइपल से पूछता है क्या ये तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था? क्या मैंने कभी भी अपने कुकर्मों को तुम लोगों की आंखों के सामने से छुपाया है? इसे सिक्स डिसाइपल भी हैरान होती है क्योंकि जीडियन ने आज तक कभी भी अपने कुकर्मों को उन लोगों के सामने नहीं छुपाया है। अगर उसने किसी की जान ली है तो वो इन लोगों के सामने ही लेता था। जीडियन जाते हुए कहता है कि कई सारे लोग मुझे बदनाम कर सकते हैं, यहाँ तक कि तुमने भी कोशिश की है। जिससे सिक्स डिसाइपल भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उसने अभी तक ये वाली बात सोची ही नहीं थी कि कोई जीडियन के ऊपर नाम भी लगा सकता है। अब इसके बाद हम लोग नाइन्थ डिसाइपल को देखते हैं जो कि जीडियन से कह रहे थे कि गुस्सा ना हो, मैं आपकी खातिर उसे मार भी सकती हूँ। लेकिन जीडियन उसे कहता है कि एक लेटर आजियान को लिख के भेज दो, उसमें ये लिखना कि मैं चाहता हूँ कि वो फिश ड्रैगन विलेज के बारे में इन्वेस्टिगेट करे कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था। नाइन्थ डिसाइपल जल्दी से लेटर लिखती है और भागते हुए एक बतख को पकड़ती है और लात मार के उसे भेज देती है। फिर जीडियन अपने कल्टीवेशन के बारे में सोचता है तो फिर यहाँ पे जीडियन को एक अवतार खरीदना पड़ेगा ब्रेक थ्रू करने के लिए, तभी वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन जीडियन के पास अब पॉइंट नहीं थे अवतार खरीदने के लिए, तो वो लकी ड्रॉ का इस्तेमाल करता है। तो फिर उसको एक नया कार्ड मिलता है जो कि बाइंडिंग केस था। इसके चांसेस सिर्फ 30% है कि ये अपने टारगेट को पकड़ पाएगा। जीडियन मन के अंदर सोचता है देखो क्या दिन आ गए हैं, एक ग्रेट विलन को कोशिश करनी पड़ेगी कि वो अपने टारगेट को पकड़े। खैर जीडियन को बाद में ये भी आता है कि उसने आजियान को काम दिया है तो फिर उसे बदले में शॉर्ट्स भी देनी पड़ेंगी, लेकिन शॉर्ट्स की कल्टीवेशन कम नहीं होनी चाहिए। तभी जीडियन की नजर उसी शॉट के ऊपर पड़ती है जिसपे नेमलेस ने स्लैश मारा था। तो जीडियन इस बार देख लेता है कि उस शॉट के ऊपर क्रैक पड़ गया है, तो वो रेंगते हुए शॉट के पास आता है और उसे देखते हुए सोचता है क्या नेमलेस ने ये किया है। इसके बाद वो नेमलेस शॉट को बाहर निकालता है और उस शॉट के ऊपर दोबारा मारता है, लेकिन थोड़ी देर में तो कुछ भी नहीं होता है। तो जीडियन को लगता है कि बेकार है, लेकिन जब शॉट एक झटके के अंदर टूट के बिखर जाती है तब जीडियन को समझ में आ जाता है कि ये कोई कचड़ा वचड़ा नहीं है, ये असली ट्रेजर है। फिर जीडियन कबाल में कुछ पड़े हुए वेपन्स को चेक करने के लिए जाता है, तभी उसकी नजर एक वेपन के ऊपर पड़ती है। जीडियन जब उसे उठाता है तब इसका वजन 50 किलो के आसपास था। ये असल में एक स्पीयर था जिसका नाम ओवरलॉर्ड स्पीयर था। सिस्टम बताता है कि तुम इसे थर्ड डिसाइपल को दो, उसे के लिए ये बेहतर रहेगा। हालांकि जीडियन को भी महसूस हो जाता है कि ये स्पीयर थर्ड डिसाइपल के लिए ही बना है। वह भी जीडियन इसे चला भी नहीं पा रहा था, उसकी हड्डियां अकड़ी जा रही थी। इसीलिए वो सोचता है कि वो नेमलेस को ही प्रेफर करता है और वो कई सारे वेपन्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो वो ज्यादा यूजफुल रहेगा। साथ में उसके पीछे एक सॉर्ड रखी हुई थी जो चिपका के रखी हुई थी। नेमलेस ने उसे तोड़ा था। जीडियन जब बातें कर रहा था तो वो टूट के नीचे गिर जाती है, तो फिर उसका लगाव नेमलेस के लिए और ज्यादा बढ़ जाता है। शाम के टाइम पे ही जीडियन के पास आजियन का नया लेटर आ जाता है। नाइन्थ डिसाइपल आगे से उसे पढ़ के बताती है कि किशोर बता रहा है कि फिश ड्रैगन विलेज को डिस्ट्रॉय करने वाला जीडियन ही था, सबूत यही बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं जिनसे पता चलता है कि थोड़ा बहुत शक ब्लैक नाइट के एम्परर या फिर लीडर फैन जीवन के ऊपर जा रहा है, जिसको एम्परर डायरेक्ट कमांड देते हैं। फिर आजियन आगे से वहाँ पे शॉर्ट वाली डील की बात करना चाहता था, लेकिन नाइन्थ डिसाइपल आगे से हंसने लगती है और वो ये वाली बात बताती ही नहीं है। नाइन्थ डिसाइपल जीडियन से पूछती है क्या वो पर्सन जीवन शक्तिशाली होगा। जीडियन मन के अंदर सोचता है कि मेरे पास उसकी कोई मेमोरी ही नहीं है, वो पक्का बस छोटा मोटा बच्चा ही होगा। इसके बाद वो नाइन्थ से कहता है कि तुम फोर्थ को मेरे पास लेके आओ और कुछ ही देर में फोर्थ डिसाइपल वहाँ से भागते हुए आ जाता है। जीडियन फोर्थ से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। फोर्थ डिसाइपल आगे से कहता है बताइए हुजूर। जीडियन उसे कहता है कि तुम्हें ब्लैक नाइट जीवन के बारे में पता है ना, उसे जाके बता दो कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। फोर्थ डिसाइपल जल्दी से भागते हुए वहाँ
पे चला जाता है इस काम को पूरा करने के लिए, ये कहते हुए कि ये तो सिंपल मिशन है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक और आजियन की तरफ से नया लेटर आता है। 9th डिसेबल उसे पढ़ के बताती है कि मुझसे गलती हो गई थी। जीवन का असली नाम लेंग लू है और उसे ग्रिम यामा के नाम से जाना जाता है, यानी कि मौत का देवता। 300 साल पहले वो पापियों की कतारधारा में टॉप पे हुआ करता था। मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लू के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। जेटियान जैसे ही लेंग लू के बारे में सोचता है तो फिर जेटियान को लू के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। जेटियान 9th से पूछता है कि फोर्थ कहाँ तक पहुंचा होगा, तो 9th आगे से बताते ही बैरियर के पार निकल गया होगा वो। जेटियान हमें लेंग लू के बारे में बताता है कि 300 साल पहले जब वो 200 साल का हुआ करता था तब वो काफी ज्यादा पावरफुल था। वो जहाँ पे भी जाता था वहाँ पे लूटपाट मचा देता और दूसरे लोगों को बेइज्जत करके उन्हें मार देता। जब जेटियान उसके साथ लड़ा था तब वो दोनों एक बराबर के ही थे। हालांकि जेटियान लेंग लू के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा था और वो अपनी पीक स्टेज पे भी नहीं पहुंचा था। इसके बाद वो जब अपनी पीक स्टेज पे पहुंचा तब उसने डिसेबल्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया था। इसके बाद हेवनली डीमन पवेलियन ने अपना नाम पापियों की कतारधारों में टॉप पे किया और लेंग लू का नामो निशान यहाँ से मिट गया। धीरे धीरे करके उसकी रैंक भी घटती गई और यंगर जनरेशन में उसे कोई भी नहीं जानता है। इस बात को 300 साल हो चुके हैं और लेंग लू की कल्टीवेशन उस टाइम पे नासेंट डिविनिटी टेलीविजन रियलम के आसपास थी। भले ही उसके अंदर कोई भी प्रोग्रेस ना हुई हो, लेकिन इतने सालों में वो फिर भी 4th डिसेबल के मुकाबले में काफी ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए जेटियान 9th डिसेबल से कहता है कि 4th डिसेबल को बता दो कि वो जिससे भिड़ने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, थोड़ा सा सावधान रहे। 9th पूछती है कि हमें 4th को वापस बुला नहीं लेना चाहिए, लेकिन जेटियान कहता है कि जरूरत नहीं है और वो मन के अंदर सोचता है कि जब कई सारे कल्टीवेटर्स ने यहाँ पे हमला किया था तो 3rd डिसेबल को पकड़ लिया गया था, लेकिन 4th को कोई भी पकड़ नहीं पाया था। 4th डिसेबल एक नेवली की तरह है, कहीं भी गड्ढा घोस के घुस जाएगा लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। और अगर जेटियान के पास यहाँ पे कई सारे कार्ड या फिर पावर ना होती तो वो कभी भी इन लोगों को कंट्रोल न कर पाता। जेटियान यही सोच रहा था कि पता नहीं इतने सालों में उसकी कल्टीवेशन कितनी बढ़ गई होगी, पता नहीं उसने किस टाइप के स्किल्स का इस्तेमाल किया होगा सभी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जिसके बाद हम लोग अपर प्राइम सिटी को देखते हैं और यहाँ पे 4 डार्क नाइट आए थे। ये चारों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और लूलेंग के नीचे काम करते हैं। यही सबसे पावरफुल डार्क नाइट्स हैं और ये सभी अपनी अपनी स्पेशल स्किल में बहुत ज्यादा माहिर है। कोई आर्चरी करता है तो कोई तलवारबाजी। इन सब के मुंह के ऊपर एक एक नाम लिखा हुआ है नंबर के हिसाब से। फर्स्ट डार्क नाइट आगे से पूछता है कि तीसरा कहाँ पे गया, जिसपे सेकंड डार्क नाइट मन के अंदर सोचता है कि थर्ड वाला आर्चरी के मामले में काफी ज्यादा कमाल है, उसके लिए टारगेट को पकड़ना और मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फोर्थ डार्क नाइट आगे से कहता है कि जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग डिवाइन कैपिटल में बैठ के आराम से दारू पियेंगे। उसी टाइम पे तीसरा डार्क नाइट अपने टारगेट के अंदर तीर घुसा देता है और उसे दरवाजे के ऊपर लटका देता है, जिसके बाद ये सभी डिवाइन कैपिटल की तरफ वापस लौटने लगते हैं। लेकिन रास्ते के बीच में ही इन लोगों का कोई रास्ता ब्लॉक कर लेता है तो ये लोग उससे पूछते हैं कि कौन है, तो हम लोग देखते हैं कि रास्ता ब्लॉक करने वाला 4th डिसेबल था, जो कि आगे से इस प्राणी को खिला रहा था, तो ये आगे से बौखलाए हुए हंस रहा था। सिस्टर नाइट ये सुनते ही अपनी तीर कमान छोड़ देता है सीधा 4th डिसेबल के ऊपर। वो लोग उससे पूछते हैं क्या उसे हिट लगा, लेकिन तीसरा नाइट बताता है कि बिल्कुल भी नहीं। और हम लोग देखते हैं कि 4th डिसेबल ने उस तीर को उस प्राणी को लगने से पहले ही रोक लिया था। इसके बाद 4th डिसेबल उन्हें अपने बारे में बताता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पे किसी काम से आया हूँ। और हमें ये भी पता चलता है कि ये जंगल 4th डिसेबल के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेज दे रहा है, क्योंकि ब्लू वुड टेक्निक यहाँ पे 4th डिसेबल को इतनी ज्यादा एनर्जी दे देती है कि उसे नासेंट डिविनिटी टेलीविजन का 6th लिव अवतार भी नहीं पकड़ सकता है। 4th डिसेबल उन लोगों को बताता है लेंग लू से मिलना चाहते हैं और वो इसके लिए इन लोगों को 3 दिन देता है, और अगर 3 दिनों के अंदर वो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं तो उन लोगों का हाल भी इस पेड़ की तरह होगा। तो हम लोग देखते हैं कि वो पेड़ जड़ से उखड़ जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। चौथा डार्क नाइट उस पेड़ के ऊपर अटैक करता है तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग झाड़ियों में फंस गए थे। तो फिर फर्स्ट डार्क नाइट 4th डिसेबल से कहते हैं कि वो लोग उसका मैसेज उनके लीडर तक पहुंचा देंगे। तो 4th डिसेबल उन लोगों को जाने देता है। वहीं पे 4th डिसेबल को समझ में नहीं आ रहा था कि जेटियान इस बार लेंग लू के साथ क्यों भिड़ना चाहता है। उसके ये 4 नाइट ही इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो वो भी काफी ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसके बाद ये सभी नाइट लूलेंग के पास आ जाते हैं और उसे 4th डिसेबल के मैसेज के बारे में बताते हैं। इस पे लेंग लू आगे से कहता है कि उसे इसका सामना करना ही पड़ेगा। वहीं पे वो 4 नाइट्स उसे बता रहे थे कि वो लोग काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो लोग उनके साथ डायरेक्ट भिड़ नहीं सकते हैं। लेकिन लेंग लू आगे से बताता है कि पैलेस ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि हेवनली डीमन पवेलियन ने उनकी प्लान के दौरान कई बार उन्हें परेशान किया है, तो फिर उन्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा। 4th नाइट आगे से कहता है क्या वो लोग यहाँ पे हेवनली डीमन पवेलियन को अपना दुश्मन बनाने वाले हैं। लेंग लू आगे से कहता है कि उसे काफी अच्छे से पता है कि हेवनली डीमन पवेलियन बहुत ही ज्यादा डरावना है। हम लोगों को ये भी अंदाजा नहीं है कि उनके 9 डिसेबल्स की कल्टीवेशन बेस क्या है। यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है कि जेटियान डाओ 8 लीव गोल्डन लोटस अवतार को भी पोजेस कर सकता है, इसलिए वो लोग कभी भी उन्हें अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे। हालांकि ये नाइट्स अपने मन के अंदर सोचते हैं कि जब जेटियान डाओ का काम खत्म हो जाएगा तब वो लोग आसानी के साथ हेवनली डीमन पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लूलेंग अभी के लिए जेटियान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वो उससे मिलने के
लिए जाएगा, जिससे ये चारों नाइट काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इसने उनके ऑफर को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर लिया। भले ही वो लोग ताकतवर हैं, लेकिन उनकी ताकत सिर्फ जीटियान के भरोसे है और वो कुछ ही सालों में मारा जाने वाला है। अगर वो लोग थोड़ा सा और इंतजार कर ले तो वो डीमन हेवनली पवेलियन को मार सकते हैं। लेकिन लेंगलू आगे से कहता है कि वो इंतजार कर सकता है, एम्परर इंतजार कर सकते हैं, लेकिन वॉर इंतजार नहीं कर सकती है। इसलिए वो लोग अगले 3 दिनों के बाद जीटियान से मिलने के लिए जाएंगे। इधर जीटियान के पास नोटिफिकेशन आता है कि 4th डिसेपल ने अपना काम पूरा कर लिया है, तो उसे रिवॉर्ड मिलते हैं। तभी वहाँ पे 9th डिसेपल आती है, जो जीटियान से कहती है कि अभी तक 4th वापस नहीं आया है, कहीं वो टपक तो नहीं गया। लेकिन जीटियान को पता था कि 4th को कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो 9th डिसेपल से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 9th डिसेपल जीटियान से कहती है कि पेन ने आगे से बताया था कि लेंगलू काफी ज्यादा खतरनाक है और 4th डिसेपल मारा जा सकता है। 9th डिसेपल को इस पे गुस्सा आया तो उसने पेन को बहुत बुरी तरीके से डांटा। जीटियान पूछता है कि तुमने उसे कैसे डांटा, तो 9th बताती है कि थोड़ा सा खरोच दिया। जीटियान उसके ऊपर घूंसा मार के कहता है कि ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। उसी टाइम पे जीटियान को सामने से एनर्जी महसूस होती है, जो कि किसी की ब्रेक थ्रू करने की थी। उसी टाइम पे वहाँ पे पेन आता है, जिसको कुछ ज्यादा ही खरोच दिया गया था, लेकिन वो जीटियान को बताता है कि 3rd डिसेपल ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। जीटियान उसे पूछता है कि ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो, तो पेन आगे से बताता है कि अरे मैं आप ही का कुत्ता हूँ, यहीं पे पड़ा रहता हूँ। 9th डिसेपल इसे काफी ज्यादा खुश होती है, तो जीटियान उसे कहता है कि तुम भी थोड़ी मेहनत करो और अपने भाइयों को पकड़ने की कोशिश करो, कल्टीवेशन में तुम उनसे काफी ज्यादा पीछे हो। उसी टाइम पे वहाँ पे 3rd डिसेपल आता है, तो जीटियान मन के अंदर सोचता है कि वो 5th एंड 4th डिसेपल के मुकाबले 3rd डिसेपल के ऊपर ज्यादा भरोसा करता है। भले ही वो दोनों कल्टीवेशन के मामले में थोड़ा बहुत आगे हो 3rd डिसेपल के मामले में, लेकिन 3rd डिसेपल जैसे भी प्रोग्रेस करता है वो काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से करता है। जीटियान को 9th डिसेपल की कल्टीवेशन को भी लेके कोई चिंता नहीं थी, उसकी कल्टीवेशन उसके हिसाब से काफी ज्यादा तेज है। 3rd डिसेपल वहाँ पे आता है और वो जीटियान को ग्रीटिंग्स देता है। जीटियान उसे बधाई देता है ब्रेक थ्रू करने के लिए, जिससे 3rd डिसेपल की लॉयल्टी 1% से बढ़ जाती है। जीटियान मन के अंदर सोचता है कि थोड़ी सी तारीफ से इसकी लॉयल्टी बढ़ गई, अगर मैं इसे एक वेपन दे देता हूँ तो फिर इसकी कल्टीवेशन भी बढ़ जाएगी और इससे मुझे ही फायदा होगा अगर इसकी पावर बढ़ती है। इसीलिए वो 3rd डिसेपल से कहता है कि तुम यहीं पे रुको। इसके बाद वो भागते हुए अपने घर के अंदर जाता है और वहाँ से स्पीयर लेके भागते हुए आ रहा था। 3rd डिसेपल जब जीटियान की तरफ देखता है तो फिर उसे ऐसा लगता है कि जीटियान उसके ऊपर स्पीयर से अटैक करने वाला है। जीटियान उसकी तरफ सिर्फ फेंक के कहता है कि लो। इस पे 3rd डिसेपल इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो आगे से माफी मांगने लगता है, ये कहते हुए कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब 3rd डिसेपल अपनी आंखें खोलता है तो वो स्पीयर उसके हाथों में आके ही गिरा था और वो स्पीयर 3rd डिसेपल को अपना ओनर मान लेता है। जीटियान उसे कहता है कि मैं ये स्पीयर तुम्हें दे रहा हूँ, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। 3rd डिसेपल ओवरलॉर्ड स्पीयर को काफी ज्यादा खुश होता है और जीटियान को शुक्रिया कहता है। जीटियान को यहाँ पे ये भी पता चलता है कि कुछ वेपन है जो कि उनके डिसेपल्स के लिए सूटेबल हैं। अगर वो ऐसे ही कोई वेपन उन्हें दे देगा तो वो उनकी कल्टीवेशन को इफेक्ट भी कर सकता है, ऐसे कल्टीवेशन की इंक्रीज नहीं होगी। 9th डिसेपल जीटियान से कहते हैं कि मेरे को भी एक वेपन चाहिए, तो जीटियान उससे कहता है कि अभी नहीं, तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है। वहाँ पे 3rd डिसेपल इन दोनों से कहता है कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, तो ये दोनों भाई पीछे खिसक जाते हैं। ये कहते हैं कि हमें मरने का शौक नहीं है। उसी टाइम पे वहाँ पे मैसेंजर बर्ड आती है, तो 9th डिसेपल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे लेटर को ले लेती है। 9th डिसेपल लेटर को पढ़ के बताती है कि ये 4th डिसेपल ने भेजा है, जिसमें 4th डिसेपल बताता है कि लू लेंग जीटियान से मिलने के लिए मान गया है और वो दूर से उनके ऊपर नजर बनाए रखे हुए है। 9th डिसेपल जीटियान से कहते हैं कि देखो ये लोग कितने ज्यादा घमंडी है, अपने एक ही झप्पड़ में मार दीजिएगा। जीटियान मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं उसे मार दूंगा तो फिर हमें फिश ड्रैगन विलेज के डिस्ट्रक्शन के बारे में पता कैसे चलेगा कि वो किसने किया था। जीटियान मन के अंदर यही सोचता है कि लेंगलू भले ही चालाक है और थोड़ा बहुत पावरफुल है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मिस से फट नहीं रही है, उसके पास कॉन्फिडेंट आ कहां से रहा है। इसके बाद जीटियान 9th डिसेपल से पूछता है कि 6th डिसेपल के क्या हालचाल हैं, तो 9th आगे से बताती है कि उसकी स्किन अभी भी पहले की जैसे है, लेकिन वो काफी ज्यादा अच्छा कर रही है। इसके बाद जीटियान आराम करने के लिए अपने सीक्रेट चेंबर के अंदर आ जाता है, जहाँ पे अपने पॉइंट्स को देख रहा था जो नॉर्मल ही थे। हालांकि जीटियान का अब इंटरेस्ट रिवल्स कार्ड से हट चुका था, अब वो सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस कर रहा था। उसी टाइम पे जीटियान के पास नोटिफिकेशन आता है कि 4th डिसेपल ने 2 ब्लैक नाइट्स को मार दिया है। जीटियान मन के अंदर सोचता है कि जब तुमने अपना काम पूरा कर दिया है तो वापस शांति से क्यों नहीं लौट आते हो। अगर लेंगलू को गुस्सा आ गया और उसने तुम्हें मार दिया तो फिर तुम खुद इसके जिम्मेदार होगे। जीटियान मन के अंदर सोचता है कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अगर वो पीक कार्ड का इस्तेमाल करे तो वो उसको बचा सकता है। लेकिन जीटियान के लिए तब भी ये काफी ज्यादा टफ होगा, क्योंकि 30 सेकंड तक उसके पास टाइम रहेगा पीक कार्ड के अंदर, जिसके बाद वो ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगा और जीटियान नहीं चाहता है कि 4th डिसेपल के साथ कुछ भी हो। जिसके बाद
जीतियान आने वाली जंग के लिए तैयारी करने लगता है और कई सारे कार्ड्स वहाँ पे खरीद लेता है ताकि वो फाइट को अच्छे से कर सके। जिसके बाद अगला सीन 2 दिनों के बाद का होता है और हम लोग जीटियान को उसकी हेवनली रिटर्न बुक को पढ़ते हुए देखते हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे फोर्थ डिसेबल आता है और उसके हालात ठीक नहीं थे, ये मार वार खाया हुआ था। हालांकि इस बार इसकी लॉयल्टी नीचे नहीं गिरी थी, एकदम फिक्स थी। और जीटियान उससे पूछता है कि बाकी सभी नाइट्स कहाँ पे हैं। फोर्थ डिसेबल आगे से बताता है कि वो लोग यहाँ से कुछ ही दूर पे हैं, लेकिन जब वो जीटियान के चेहरे की तरफ देखता है तो जीटियान आगे से नाराज था। इसलिए फोर्थ डिसेबल अपना सर जमीन में पटक देता है और माफी मांगने लगता है। लेकिन जीटियान उसे बताता है कि तुमने पंगा क्यों लिया वहाँ पे, जब तुमने अपना काम खत्म कर दिया था तो फिर तुम्हें चुपचाप वापस लौट के आ जाना चाहिए था। तुमने वहाँ पे उसे गुस्सा क्यों दिलाया, क्या तुम्हें मरने का ज्यादा शौक है। जिसपे फोर्थ अपने हिस्से की बात बताता है कि वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता था और उसे ये डर था कि कहीं वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे, इसलिए उसने उनके कुछ लोगों को परेशान किया और उन्हें मारने की इच्छा नहीं थी उसे, लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए फोर्थ डिसेबल को उन्हें मारना ही पड़ा। लेकिन जीटियान उसे बताता है कि अगर लेंगडू तुम्हें मारना चाहता तो फिर वो तुम्हें मार देता। दरअसल फोर्थ डिसेबल को अभी तक ये बात नहीं पता है कि लेंगलू, जिसको अभी तक वो फैन जुविन समझ रहा था, उसका असली नाम लेंगलू है, जो 300 साल पुराना कल्टीवेटर है। नाइन्थ डिसेबल जब फोर्थ डिसेबल को इस बारे में बताती है तो फिर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो खुद को लकी समझता है कि लेंगलू ने आगे से कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आती है कि इतना ज्यादा उंगली करने के बाद भी वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों नहीं आया। फोर्थ डिसेबल ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे लड़कियां आती हैं जो कि जीटियान को बताते हैं कि कुछ लोग उसे मिलने के लिए आए हैं। जीटियान नाइन्थ और फोर्थ डिसेबल से कहता है जाओ और जाके उन्हें अंदर लेके आओ। जीटियान को समझ में आ जाता है कि लेंगलू यहाँ पे बात करने के लिए ही आया है, क्योंकि उसने फोर्थ डिसेबल के ऊपर अटैक नहीं किया था। ये सभी लोग माउंटेन के ऊपर लगे हुए बैरियर को देख के हैरान हो जाते हैं। लेंगलू पीछे मुड़ के अपने नाइट से कहता है कि 4 टॉप के वो मेरे साथ चलेंगे, बाकी लोग यहीं पे रुकेंगे। तो उसके जो फेवरेट चेले थे 4 नाइट्स, वो उसके साथ जाते हैं बैरियर के अंदर। उन पांचों को वेलकम करने के लिए वहाँ पे फोर्थ डिसेबल आता है और जब ये सभी लोग पवेलियन की तरफ जा रहे थे उसी टाइम पे वहाँ पे नाइन्थ डिसेबल आती है, जो कि ब्लैक नाइट्स को देख के उनसे कहती है कि इतने अगली हैं ये। वो लोग इस चीज के ऊपर नाराज हो जाते हैं तो फोर्थ उनसे कहता है कि इसके ऊपर ध्यान मत दो, ये ऐसी ही है। जिसके बाद वो लोग पवेलियन के अंदर पहुंचते हैं तो जीटियान इन लोगों के लिए सोने की कुर्सी लाता है। लेंगलू जीटियान से पूछता है कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, तो जीटियान उससे पूछता है क्या तुम्हें ये लड़की पता है कि कौन है। हालांकि लेंगलू को 6 डिसेबल के बारे में पता ही नहीं चल रहा था कि ये 6 डिसेबल है। तो नाइन्थ आगे से बताती है तुम्हारी आंखें फूट चुकी हैं क्या, ये 6 डिसेबल है। तो फिर लेंगलू को पता चलता है कि ये 6 डिसेबल है। इसके बाद जीटियान लेंगलू से ड्रैगन फिश विलेज के बारे में पूछता है तो फिर उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो 6 डिसेबल उसे कहती है कि तुम्हें ड्रैगन विलेज के बारे में नहीं पता है, 150 साल पहले वहाँ पे 350 से ज्यादा लोग रहा करते थे और वो सब एक झटके के अंदर मारे गए और इसी वजह से 6 डिसेबल पवेलियन को छोड़ के गई थी। लेंगलू जीटियान से पूछता है क्या इसीलिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, तो जीटियान उसे कहता है कि हाँ इसीलिए बुलाया गया है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस विलेज को मैंने डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और ऊपर से ब्लैक नाइट पैलेस के लिए काम करती है और पैलेस इस चीज को हमेशा छुपा के रखती थी, तो मुझे लगता है कि इस विलेज का तुम्हारे साथ कुछ लेना देना हो सकता है। लेंगलू इस चीज के लिए साफ मना करता है तो जीटियान उसे पूछता है क्या तुम कभी वहाँ पे हेवन रिवर के पास नहीं गए, तो लेंगलू आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है। इससे जीटियान को समझ में आ जाता है कि लेंगलू काफी ज्यादा चालाक है। वहीं पे लेंगलू जीटियान से कहता है कि इस विलेज वाली बात को हम लोग साइड में रखते हैं, मैं यहाँ पे पैलेस की तरफ से आपके लिए एक मैसेज लेके आया हूँ। जीटियान उसे पूछता है क्या है, तो लेंगलू जीटियान से कहता है कि तुम्हारे जो फोर्थ डिसेबल ने हमारे नाइट्स को मारा है और अब तक तुमने जो भी पैलेस के बीच में काम अड़ाया है उन सभी चीजों को पैलेस भूल जाएगा, सिर्फ एक कंडीशन पे कि अगले 10 सालों के अंदर हेवनली डीमन पवेलियन पैलेस के किसी भी काम के बीच में उंगली नहीं करेगा। जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जो नाइट्स थे वो मन के अंदर सोचते हैं कि अच्छा इसलिए लेंगलू यहाँ पे आया था ताकि वो पैलेस का काम भी कर सके। लेंगलू जीटियान से कहता है कि हमारे पास ना ही ताकत है और ना ही कोई हक है आपसे उलझने का, इसलिए ये इच्छा हमें ग्रांट कर दीजिए। फोर्थ डिसेबल लेंगलू से कहता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे राइटियस का एक पौधा आया था और वो भी यही बात कर रहा था और मारा गया, क्या तुम भी यही चीज चाहते हो। तो लेंगलू आगे से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे जीटियान लेंगलू से कहता है क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। जीटियान मन के अंदर सोचता है कि आधे से ज्यादा डिसेबल यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पवेलियन की ताकत कम नहीं है, इसके पास हिम्मत कैसे आ रही है जो ये यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के मुझसे बात कर रहा है। वहीं पे लेंगलू जीटियान से कहता है कि लेंगलू पहले टाइम ही मारा जा चुका है, अब वो यहाँ पे और ज्यादा नहीं है। उन दोनों के बीच में जो गर्ज था वो खत्म हो चुका है, अब वो बस एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता है। फोर्थ डिसेबल मन के अंदर सोचता है कि जो पहले पापियों की कतार धारा में टॉप पे हुआ करता था उसके मुंह से आज यहाँ पे शांति समझौते की बात कैसे निकलने लगी। लेंगलू जीटियान से कहता है कि वो लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर वो लोग इस रिक्वेस्ट को मना कर देते हैं। तो फोर्थ कहता है कि अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट खारिज होने वाली है तो फिर तुम चले क्यों नहीं जाते। वहीं पे थर्ड आगे
आगे से कहता है कि अगर हम लोग इस बात के लिए मान जाए तो वो हमारे सर के ऊपर नाचे तब भी हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। लेंगलो आगे से कोई जवाब नहीं देता है तो थर्ड डिसेबल आगे से चिल्लाते हुए कहता है, फिफ्थ डिसेबल की कल्टीवेशन तुम्हारे पहले से किसी ने की थी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और हमें कौन बताएगा कि फिश विलेज ड्रैगन के डिस्ट्रक्शन का कारण कौन था। लेंगलो जीटीएन से कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो लोग पैलेस के ऑर्डर को मना नहीं कर सकते हैं। जीटीएन से कहता है कि तुम समझे नहीं हो कि ब्लैक नाइट की वजह से फिश ड्रैगन विलेज डिस्ट्रॉय हुआ था। जिसे सिक्स डिसेबल काफी ज्यादा हैरान होती है कि यहाँ पे फिश ड्रैगन विलेज को लेके एक और स्टोरी थी। वहीं पे लेंगलो आगे से सीधी बात में एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन वो ये जरूर कह देता है कि वहाँ पे कई सारे ट्राइब थे जो कि ग्रेट यान के अंदर नहीं आना चाहते थे और ना ही वो हेवन रिवर के अंदर फिट हो रहे थे। फोर्थ डिसेबल समझ जाता है कि लेंगलो यहाँ पे बात को एक्सेप्ट तो कर रहा है लेकिन दूसरे तरीके से, और ऐसे में इन लोगों के पास पूरी तरीके से सबूत है नहीं। जीटीएन लेंगलो से पूछता है तो फिर तुमने पैलेस के रिकॉर्ड्स के साथ अदला बदली की थी ना, वहाँ पे तुमने छेड़खानी की थी। जिसके लिए लेंगलो हाँ कहता है और वो जीटीएन से पूछता है क्या तुम्हारा वहाँ पे कोई तोता होता है क्या जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे लाके दे रहा है। जीटीएन उसे कहता है कि तुमने मेरा नाम लगाया वहाँ पे। जीटीएन मन के अंदर यही सोचता है कि जीटीएन डाओ को शायद से इसके बारे में पता होगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने पहले भी कई सारे कांड किए हैं, एक दो और जुड़ जाएंगे तो फिर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जीटीएन उसके जैसा नहीं बनेगा, कोई उसके ऊपर इल्जाम लगाएगा तो जीटीएन उसे खत्म कर देगा। लेंगलो आगे से कहता है कि वो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था और वैसे भी सिक्स डिसेबल अब तो उनके गद्दार है ना, वो उसकी खातिर इतना सब क्यों कर रहा है। सिक्स डिसेबल अपनी डिसेबल की स्वॉर्ड लेती है और लेंगलो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लेंगलो के ऊपर स्वॉर्ड छू नहीं पाती, उससे पहले वो स्वॉर्ड टूट जाती है और सिक्स डिसेबल दूर जाके गिरती है। नाइन्थ डिसेबल उसे पकड़ लेती है और लेंगलो जीटीएन से कहता है कि वो कभी भी उनके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं रखना चाहता है, उसने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, अब वो यहाँ से जा रहा है। अभी जीटीएन के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है। लेंगलो जाते हुए जीटीएन को दो एडवाइस देके जाता है, पहला वो पैलेस के मामले के बीच में टांग ना अड़ाए, 10 साल पलक झपकते ही चले जाएंगे, और दूसरा भले ही वो लोग उनके पवेलियन जितने शक्तिशाली नहीं है लेकिन वो लोग पुश ओवर वो भी नहीं है। लेकिन तभी जीटीएन पीछे से उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो जीटीएन उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया ही इसलिए था ताकि तुम्हें जाने ना दूं। वहाँ पे ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं अटैक करने के लिए और लेंगलो उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग सच में इतना सब एक गद्दार की खातिर करने वाले हो। जीटीएन उसे कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैंने उसे पहले ही सजा दे दी है, अगर तुम मुझे बता देते हो कि मास्टरमाइंड कौन था तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इस पे लेंगलो पीछे मुड़ के अपने चारों चेलों से कहता है कि हेवनली पवेलियन को यहाँ पे हम अपनी ताकत का जलवा दिखाने वाले हैं। तो ये सभी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो इन सभी के अवतार ऊपर जाके बनते हैं। एक के पास 4 पत्तियां थी, एक के पास 2, एक के पास 3 और एक के पास 2। वहीं पे जीटीएन समझ जाता है कि इतनी स्ट्रेंथ है इसलिए ये यहाँ पे आके इतनी आसाम से खड़ा था और बड़े चाव से अपनी बातें कर रहा था। जीटीएन यही सोचता है कि यहाँ पे 9th और 5th डिसेबल कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो और 4th डिसेबल और 3rd डिसेबल ही बचे हुए हैं। वहीं पे जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं मुझे मेरिट पॉइंट इन्हें मारने से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहीं फालतू में मेरिट पॉइंट चले न जाएं। पता नहीं कौन सा नाइट है, लेकिन वो 4th डिसेबल से कहता है कि तुमने मेरे आदमियों को मारा तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए बेताब हूँ। जिसके बाद वो 4th डिसेबल के ऊपर अटैक कर देता है। 9th डिसेबल उनसे कहते हैं लड़ना है बाहर लड़ो, अगर यहाँ पे कुछ टूटा तो पैसे देने पड़ेंगे। 4th डिसेबल फाइट करने के लिए पहले से बाहर निकल जाता है ताकि कोई भी चीज टूटे नहीं, जिसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। जीटीएन को 4th डिसेबल की कोई भी चिंता नहीं थी, उसे पता था कि ये कैसे न कैसे जिंदा बच ही जाएगा। जिसके बाद वो 3rd डिसेबल की तरफ देखता है और मन के अंदर सोचता है लेकिन ये कुछ डिफरेंट है। वहीं पे हम लोग 3rd डिसेबल को देखते हैं जो कि अपनी स्पीयर को आगे करता है और उनसे कहता है कि एक काफी नहीं है, 2 एक साथ आओ। वहीं पे 3rd डिसेबल के स्पीयर से एक ड्रैगन स्पिरिट निकल रही थी जिसको देख के लूलेंग हैरान हो जाता है। जिसके बाद 3rd डिसेबल एक ब्लैक नाइट के साथ लड़ने लगता है तो 9th डिसेबल उनसे कहती है कि बोला ना बाहर लड़ो जाके, तो फिर ये दोनों भी बाहर लड़ने लगते हैं। जहाँ पे जीटीएन देखता है कि 3rd डिसेबल को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, वो आसानी के साथ एक ब्लैक नाइट को संभाले ले रहा है। उसी टाइम पे चौथे नंबर का ब्लैक नाइट देखता है तो वो जल्दी से मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और 3rd डिसेबल के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे 3rd डिसेबल उड़ते हुए नीचे जाके गिरता है। 3rd डिसेबल उनसे कहता है कि खिलाफ दोबारा आओ, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेंगलो आगे से ताली बजाते हुए कहता है कि अगर उसने अपनी आंखों से न देखा होता तो फिर उसे यकीन नहीं होता है कि एक डिसेबल जिसके पास कोई भी पत्तियां नहीं है अवतार में, वो तब भी 2 ओपोनेंट्स के खिलाफ आसानी के साथ फाइट कर ले रहा है। बचा हुआ ब्लैक नाइट वो भी फाइट करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन लेंगलो उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि जो उससे लड़ने के लिए गए हैं वो क्लोज कॉम्बैट के मामले में काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन तुम 3rd हो, तुम्हारे पास एबिलिटी है लॉन्ग रेंज का, तुम तीर धनुष का इस्तेमाल करते हो, छुरे का नहीं, तो चुपचाप यहीं पे बैठो। लेंगलो आगे से बताता है कि 3rd ब्लैक नाइट के पास भले ही हेवनली ग्रेड का वेपन नहीं है, लेकिन उसके पास अर्थ ग्रेड का वेपन जरूर है और उसे जब तक अपनी आंखों से दिखाई देता है वो 100% एक्यूरेट
किसी एक्यूरेसी के साथ किसी भी चीज को हिट कर सकता है। और लेंगलो जिटियन से कहता है कि मैं दोबारा कहना चाहूंगा, लेकिन उसी टाइम पे ये दोनों आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि थर्ड डिसेपल के अवतार की एक पत्ती खिल रही है। वहीं पे ये दोनों भी काफी ज्यादा हिचक में आ चुके थे, क्योंकि पत्ती खिलने के बाद थर्ड डिसेपल का अवतार और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। वहीं पे थर्ड डिसेपल की चेनें टूट जाती हैं और वो स्पीयर को पकड़ लेता है और उन दोनों से कहता है कि थोड़ा सा मजा तो चख लो। लेंगलो अपने बचे हुए ब्लैक नाइट से कहता है कि अभी करो, तो फिर थर्ड नाइट जल्दी से अपने तीर कमान को भरता है। तो फिर जी10 अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहां पे स्ट्राइक कार्ड का इस्तेमाल करता है और थर्ड नाइट के ऊपर अपने पाम से अटैक कर देता है। लेंगलो जल्दी से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और थर्ड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि डेडली स्ट्राइक कार्ड प्यार का भूखा है। एक बार उसे जिसके ऊपर छोड़ दिया गया वो उसको पुच्ची लेके ही मानता है, इसलिए वो स्ट्राइक कार्ड जल्दी से लेंगलो के अटैक्स को डॉज करते हुए सीधा थर्ड नाइट के पास पहुंचता है। तो थर्ड नाइट उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं था। वो स्ट्राइक कार्ड थर्ड नाइट के साथ हिट होता है और थर्ड नाइट हवा में ही गायब हो जाता है। बेचारा हड्डियां भी नहीं बचती। लेंगलो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश तो करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाया और अपने डिसेपल को मरते हुए देख पाया। और वो यही सोचता है कि उसका पुराना प्रतिद्वंदी पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। और लेंगलो जिटियन को अपने मन के अंदर कुछ इस हिसाब से इमेजिन करता है और उसे ये वाली बात समझ में नहीं आती है कि साला ये कमजोर होने की जगह पे लगातार शक्तिशाली कैसे होते जा रहा है। जिसके बाद लेंगलो जिटियन से कहता है कि जो कोई भी ब्लैक नाइट्स के ऊपर अटैक करता है वो उनको अपना एनिमी मानता है, और क्योंकि जिटियन ने यहाँ पे नियम को तोड़ा है तो वो भी अब जिटियन के साथ फाइट करेगा, होल्ड बैक नहीं करेगा। जिटियन उसे कहता है हाँ हाँ जल्दी से अटैक करो। जिसके बाद लेंगलो वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तो फिर उसकी पावर रिलीज होने की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा अवतार बनता है जिसके पास 8 पत्तियां थी। जिसके बाद वो तेजी के साथ जिटियन के ऊपर लगातार अटैक कर देता है, टेलीपोर्ट मारते हुए। वहीं पे जिटियन आगे से बॉन्डेज कार्ड का इस्तेमाल करता है और कहता है कि इसके साथ नरमी से पेश आते हैं। जिटियन जब इस कार्ड का इस्तेमाल करता है तो फिर लेंगलो के चारों तरफ एक केज सा बन जाता है, जिसके अंदर वो आ ही नहीं पा रहा था। बेचारा वो फंस ही रह जाता है और जब उसे समझ में आ जाता है कि अटैक करने का कोई भी फायदा नहीं है, वो उल्टा खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा, तो वो उल्टे पैरों वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जिटियन आगे से उस केज को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि जब लेंगलो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था तब वो बेचारा भाग ही नहीं पाता है और उस केज के अंदर कैद हो जाता है। जिटियन मन के अंदर सोचता है कि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा ये बेहतरीन कार्ड है, ये काफी ज्यादा इस्तेमाल का है। और वो लेंगलो से कहता है कि भैया बता दो किसने फिश ड्रैगन विलेज के ऊपर अटैक करवाया था, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन लेंगलो दोबारा मना करता है, जिसके बाद वो आगे से द इनविंसिबिलिटी ग्रैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था। बॉन्डेज कार्ड अपनी शक्ति बनाए हुए लेंगलो को दबाया जा रहा था और लेंगलो मदद के मारे चीखे जा रहा था। टेक्निक की वजह से तगड़ा धमाका तो होता है, लेकिन जंजीरों के ऊपर कोई असर न था। जिसके बाद जिटियन आगे से अपने कैज को श्रिंक करते हुए यानी कि छोटा करते हुए उसे मुट्ठी के अंदर कैद कर लेता है। जिसके बाद हम लोग लेंगलो को बीडीएसएम स्टाइल में बंधा हुआ देखते हैं। उस केज कार्ड की वजह से लेंगलो के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा था, इसीलिए उसके चेहरे के ऊपर जो मास्क था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। और जब ये लोग उसका चेहरा देखते हैं तो ये आगे से कहते हैं छी कितना गंदा है, क्योंकि लेंगलो का चेहरा कुछ इस तरीके से दिखता है। कॉमिक के अंदर तुम्हें ये भले ही अजीब न लगे, लेकिन असल जिंदगी में तुम घिना जाओगे, गारंटी है मेरी। जिटियन उसे दोबारा पूछता है कि मास्टरमाइंड कौन था, लेकिन लेंगलो आगे से कहता है कि 15 सालों बाद तुम यहाँ से चले जाओगे यानी कि मारे जाओगे, तो फिर तुम्हें कौन याद रखेगा। पीछे से 9th डिसेपल कहती है कि मैं रखूंगी ना। लेंगलो जिटियन से दोबारा कहता है कि मुझे जाने दो, जो भी ब्लैक नाइट्स होते हैं उन्हें स्पेशली ट्रेन किया जाता है कि वो मरने से नहीं डरते हैं, हमेशा अपनी जान देने को राजी रहते हैं। वहीं पे जिटियन के कुछ अलग प्लान थे। उसे ऐसा लग रहा था कि इसने 3 साल ब्लैक नाइट के अंदर बिताए हैं, इसे थोड़ी ना बहुत इन्फॉर्मेशन निकल ही आएगी, इसलिए वो उसको वहीं पे कैद रखता है। जिसके बाद जिटियन थर्ड डिसेपल के पास जाता है तो वो अभी भी उन दोनों ब्लैक नाइट्स के साथ फाइट कर रहा था। जिटियन उसे कहता है कि जल्दी करो, काफी ज्यादा देर लगा रहे हो। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के लेंगलो से कहता है कि तुमने सिर्फ मुझे ही हल्के में नहीं लिया, बल्कि पूरे हेमनली डीमन पवेलियन को हल्के में ले लिया है। इसके बाद लेंगलो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे थर्ड डिसेपल जो कि हाल ही में ही ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन इसके बावजूद वो काफी आसानी के साथ 2 ब्लैक नाइट्स को पीछे छोड़े दे रहा है और उन्हें हराए दे रहा है। अब इसके बाद थर्ड डिसेपल आगे से अपने स्पीयर का इस्तेमाल करता है और साथ ही में सीक्रेट टेक्निक का। जिसके बाद वो सामने की तरफ एक जोरदार स्लैश मारता है, तो फिर इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ा जोर का प्रेशर पड़ता है, जिससे ये सीधा जाके जमीन से टकराते हैं, जिससे इनके हालात काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं और ये भी हारे जा चुके थे। इसके बाद थर्ड डिसेपल दोबारा जिटियन के पास आ जाता है। ये दोनों आगे से मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहते हैं कि हम हार गए, हम बहुत ज्यादा यूजलेस हैं। लेकिन नंद डिसेपल लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि काहे को इतना रोग आ रहे हो, तुम फ्यूचर में कहना कि तुम लोग मेरे मास्टर से हारे थे, तुम्हें और ज्यादा पैसे मिलेंगे। इस पे ये दोनों मन के अंदर सोचते हैं क्या इतने बुरे दिन आ गए कि हम लोग अब से इस बात की शान मनाएंगे कि हम डीमन लॉर्ड के द्वारा हारे गए। इसके बाद जिटियन पैन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है जाओ जाके इन सभी लोगों की कल्टी
कल्टीवेशन सील कर दो। तो फिर फैन भागते हुए सीधा जाकर और मुंह के बल गिरता है, लेकिन फिर भी दोबारा उठता है और इन दोनों के पास पहुंच के इनसे कहता है कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन सील करने के लिए आया हूँ। और ये हैंड जो देख के तुम समझ गए होगे कि ये उंगलियां कहाँ घुसने वाली हैं। इसके बाद वो उंगलियों को काली गुफा के अंदर घुसाता है और उनकी कल्टीवेशन को सील कर देता है। बेचारे सोच रहे होंगे कि इज्जत के साथ साथ बुंड दोनों चली गई आज। अब इसके बाद हम लोग सिक्स डिसेपल को देखते हैं, जो आगे से जीटियान को माफी और शुक्रिया दोनों एक साथ कहना चाहती थी, लेकिन जीटियान अपनी नजरें उससे फेर लेता है। फिर जीटियान प्रोटीन शेक बनाते हुए लेंगलू से कहता है कि मैंने तुम्हें कई सारे चांस दिए, लेकिन तुमने उन्हें कोई भी भाव नहीं दिया, तो फिर मुझसे नाराज ना होना जब मैं तुम्हारी अतनियां बाहर निकालूंगा। जिस पे लेंगलू आगे से कहता है कि वैसे भी टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मार दो। जीटियान मन के अंदर सोचता है कि इसे मारने का कोई भी फायदा नहीं है, अभी के लिए मुझे थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इसलिए जीटियान लेंगलू से कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसे ही किसी के लिए अपनी जान दे दोगे, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सबऑर्डिनेट अभी भी जिंदा होगा, वो द डिसेपल का बच्चा है ना वो। जिस पे लेंगलू आगे से कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि वो जिंदा होगा और शायद से वो फोर्थ डिसेपल को हरा भी देगा। टेंथ डिसेपल दोबारा कुत्ते की तरह भौंकने लगती है, लेकिन लेंगलू उसे कहता है कि ज्यादा उड़ो नहीं, तुम्हारा फोर्थ डिसेपल अब तक तो मारा जा चुका होगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग घुइयां बेचते हैं क्या? सबसे शक्तिशाली टीम है भाई पैलेस की हम लोग। लेकिन जब लेंगलू ये सब कुछ कह ही रहा था, उसी टाइम में नाइन्थ डिसेपल की आंखें काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं और सभी लोग लेंगलू के पीछे ही देखे जा रहे थे, क्योंकि पीछे से फोर्थ डिसेपल आ रहा था, जिसने ब्लैक नाइट का धड़ से सर अलग कर दिया था और वो उसको सर को अपने साथ लाया आ रहा था। और फोर्थ डिसेपल आगे से झूठ कहते हुए कहता है कि मैं इसे मारना नहीं चाहता था, साथ ही में उसके सर के ऊपर लात मार के उसे पहाड़ से बाहर फेंक देता है और कहता है कि इसके पास अर्थ ग्रेड का वेपन था जो ये छुपा रहा था, तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने सेल्फ डिफेंस में इसे मार दिया। जिसे लेंगलू के बेतौते उड़ जाते हैं कि ये लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि इतने सारे लोगों को यहाँ पे मार डाला और ऊपर से एक अर्थ ग्रेड के वेपन वाले बंदे को भी हरा दिया, जिसकी स्टेज नासन टेलीविजन भी थी और उसके अवतार के पास 3 पत्तियां भी थी। वहाँ पे फोर्थ डिसेपल जीटियन से कहता है कि अगर वो मारा जा चुका है तो फिर क्या उसका वेपन मैं रिफाइन कर लूं? लेंगलू आगे से चिल्लाने लगता है ये कहते हुए कि बिल्कुल भी नहीं। जीटियन हमें बताता है कि जो भी लोग एक वेपन को हायर कर लेते हैं यानी कि रिफाइन कर लेते हैं, और अगर मरने के बाद उनके वेपन को कोई दूसरा रिफाइन करे तो फिर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इसलिए लेंगलू दोबारा अपने की को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो इस चीज को रोक सके, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। वहीं पे जीटियन फोर्थ डिसेपल से वो वेपन मांगता है तो फोर्थ डिसेपल उसे खुद से खुशी दे देता है। फोर्थ डिसेपल को ऐसा लगता है कि उसको ये वेपन मिलने वाला है, लेकिन जीटियन के कुछ अलग ही प्लान थे। वो अपने पास से अपनी नेमलेस शॉट को बाहर निकालता है और उसको छुरी की तरह इस्तेमाल करते हुए उस शॉट के ऊपर एक हल्का सा कट लगाता है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जीटियन ने यहाँ पे क्या किया, और लेंगलू जीटियन से कहता है कि वो टॉप अर्थ ग्रेड का वेपन है, तुम छोटी सी चाकू के साथ उसे खरोच भी नहीं दे पाओगे। जीटियन को भी ऐसा ही लगता है कि नेमलेस शॉट ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी अर्थ ग्रेड वेपन के सामने, इसीलिए वो फोर्थ डिसेपल को शॉट दोबारा कर देता है। फोर्थ डिसेपल इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कूद के शॉट को पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल बेचारी वो 2 टुकड़ों में हो जाती है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे फोर्थ डिसेपल दोबारा रोते हुए कहता है कि साला ये दुख का है खत्म नहीं होता है, कब मिलेगा मुझे एक वेपन। वहाँ पे जीटियन को भी यकीन हो जाता है कि नेमलेस शॉट सच में कमाल की है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। फोर्थ डिसेपल इस बात का गम मना ही रहा था कि उसे कभी वेपन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो जीटियन उसे कहता है कि ये रौंदी से शकल न बनाओ, मैं तुम्हें एक पावरफुल वेपन दे दूंगा। लेकिन फोर्थ डिसेपल को अभी भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं था। लेकिन उस टाइम में नाइन्थ डिसेपल फोर्थ डिसेपल को अपनी तरफ बुलाती है और उससे कहती है कि देखो हमारे थर्ड ब्रदर के पास जो स्पीयर है वो मास्टर नहीं दिया है। वहीं पे थर्ड डिसेपल भी आगे से बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहा था अपने वेपन का, इस पे फोर्थ डिसेपल स्पीयर की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, मुझे कोई भी वेपन नहीं मिला और थर्ड डिसेपल को वेपन मिल गया। जिसके बाद वो ब्लैक स्मिथ के वेपन को लात मार के बाहर फेंक देता है, कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और बाद में हथेलियों को घिसते हुए जीटियन से कहता है मास्टर मुझे कब मिलेगा एक वेपन। जीटियन उसे कहता है कि काम करते रहो, जब सही समय आएगा तब मैं वेपन दे दूंगा। जिसके लिए फोर्थ डिसेपल मान जाता है, जिसके बाद वो साइड से ईंट खींचता है और उसके ऊपर अपना सर मार के उसे तोड़ देता है, और जीटियन से कहता है कि वो उसे कभी भी निराश नहीं करेगा। उसी टाइम पे मून पैलेस के जितने भी डिसेपल थे वो सभी जीटियन को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि सिक्स डिसेपल बेहोश हो गई है। तो नाइन्थ डिसेपल उड़ते हुए वहां पे आती है और सिक्स डिसेपल के सीने के ऊपर कान लगा के उसकी धड़कनें सुनती है, तो वो पूरी तरीके से ठीक थी, बस बेहोश हो गई थी। जीटियन उनसे कहता है कि जाओ और जाके इसे पैलेस के अंदर रखवा दो, तो वो लोग उसे लेके चले जाते हैं। इसके बाद जीटियन लेंगलू की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि ये इतनी जल्दी से मुंह नहीं खोलेगा, इसलिए वो फोर्थ डिसेपल से कहता है जाओ और जाके इसे बर्फीली गुफा के अंदर कैद कर दो और उसके कल्टीवेशन को सील कर देना। तो फोर्थ डिसेपल भागते हुए उसको बर्फीली गुफा की तरफ ले जाने लगता है। एक डिसेपल जीटियन को बताती है कि ब्लैक नाइट की अभी भी पूरी आर्मी माउंटेन के बाहर ही खड़ी है। जीटियन उनसे कहता है कि जाओ और जाके उन्हें जाने के लिए बोलो। तो डिसेपल आगे से बताती है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। तो जीटियन उसे कहता है कि ये तुम फोर्थ डिसेपल के ऊपर छोड़ दो,
वो उन्हें संभाल लेगा। वहीं पे हम लोग ब्लैक नाइट आर्मी को देखते हैं और उसी के बाद हम लोग वहाँ पे सेकंड डिसेपल को देखते हैं जो उनके ऊपर नजर बनाए रखे हुए था। वहीं पे सस्ता निंजा हथौड़ी सेकंड डिसेपल से पूछता है क्या हम उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। इसमें सेकंड डिसेपल उसे कहता है जाओ और जाके अपने मास्टर को बता दो कि आज मैं कोई भी जान नहीं लूंगा, क्योंकि सेकंड डिसेपल को समझ में आ चुका था कि यहाँ पे कुछ भी बवाल ववाल नहीं होगा, जेटियान ने सारा मामला संभाल लिया है। तो वो तुरंत वहां से चला जाता है। उसी टाइम पे सस्ता निंजा हथौड़ी देखता है तो फोर्थ डिसेपल भागते हुए आता है और एक जोरदार लठ एक ब्लैक नाइट के सर के ऊपर दे मारता है। कुछ समय बाद वहाँ पे फोर्थ डिसेपल आता है जो कि जेटियान को सभी चीजों के बारे में बताने के लिए आया था। साथ ही में वो जेटियान को ये भी बताता है कि उसने लैंगलो को बुरी तरीके से टॉर्चर किया, लेकिन इसके बावजूद वो अपना मुंह खोलने को राजी नहीं है। जेटियान को भी समझ में आ जाता है कि वो ब्लैक नाइट्स का लीडर्स है तो उसकी चमड़ी सख्त होनी ही है। इसलिए जेटियान को ऐसा लगता है कि अब इन्फॉर्मेशन निकलवाने के मामले में सिर्फ आईजीएन ही काम आ सकता है। वही शॉर्ट का नसीड़ी जिसे कलेक्ट करने का शौक चढ़ा हुआ है। जेटियान फोर्थ डिसेपल से कहता है कि मैं लैंगलो को इंटरोगेट करने का मौका तुम्हें ही दे रहा हूँ, तुम ही उससे पूछताछ करो। वहीं पे फोर्थ डिसेपल मौके पर चौका मारते हुए जेटियान से कहता है कि लैंगलो काफी ज्यादा शक्तिशाली है और ऊपर से उसके जो इलाइट डिसेपल है वो भी ज्यादा शक्तिशाली है, तो फिर क्या मुझे मदद के लिए एक वेपन मिल सकता है। लेकिन जेटियान उसे दफा होने को कहता है तो ये लुढ़कते हुए पहले से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे इसकी मुलाकात थर्ड डिसेपल से हो जाती है जो स्पीयर की प्रैक्टिस कर रहा था और इसके पास कोई नहीं था। तो ये फोर्थ डिसेपल से कहता है कि लड़ाई करेगा मेरे साथ। फोर्थ डिसेपल आगे से कहता है कि नहीं और वो कहता है कि नाइन्थ डिसेपल को पकड़ लो। तो साइड से वो उड़ते हुए जा रही थी और वो उन दोनों से कहते हैं कि मैं मास्टर को कंप्लेंट करूंगी कि तुम लोग मुझे बुली कर रहे हो। इसके बाद फोर्थ डिसेपल को थर्ड के साथ फाइट करनी ही पड़ती है। वहीं पे हम लोग नाइन्थ डिसेपल को देखते हैं जो कि जेटियान को आईजीएन का लेटर पढ़ के सुना रही थी, जिसके तहत आईजीएन जेटियान को बताता है कि उसे ड्रैगन फिश विलेज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं पता है और उसे ब्लैक नाइट आर्मी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पहले से कमजोर कर दे रहा है। जेटियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और वो यही सोचता है कि उसे खुद ही ड्रैगन फिश विलेज जाना पड़ेगा चीजें चेक करने के लिए। नाइन्थ डिसेपल जेटियान को ये भी बताता है कि वो एरिया अभी इस समय पेट्रोलिंग पे है। जेटियान उसे पूछता है क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है, तो नाइन्थ डिसेपल जेटियान से कहती है कि मैं बोलूंगी तो आप मुझे नाराज तो नहीं होंगे ना। जेटियान मन के अंदर सोचता है कि ये कुछ तो कांड करके आई है, घबरा भी रही है और वो सर हिलाते हुए कहता है ठीक है भाई बताओ। तो नाइन्थ डिसेपल आगे से बताती है कि उसे भी एक हेमिली ग्रेड का वेपन चाहिए, ताकतवर सा। जेटियान उससे कहता है कि पहले कल्टीवेशन सुधार लो, जब नासेंट सोल रियलम पे आ जाओगी तब मैं तुम्हें दे दूंगा एक वेपन, अभी के लिए जाओ यहाँ से। तो फिर नाइन्थ डिसेपल वहाँ पे अपनी सभी चिड़ियाओं को लेके वहाँ से निकल जाती है। वहीं पे जेटियान मन के अंदर सोचता है कि अभी के लिए उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कमजोर है, तो नाइन्थ डिसेपल ही उसके लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसका वो इस्तेमाल काफी अच्छे से कर सकता है। जिसके बाद वो अपने बाकी डिसेपल्स के बारे में सोचता है, यही सोचते हुए कि उसका मेन मिशन अभी के लिए ही इन सभी डिसेपल्स को डिसिप्लिन देना है। जिसके बाद वो अपने सभी डिसेपल्स के पॉइंट्स को देखता है जो कि लॉयल्टी पॉइंट्स थे, तो वो सभी एकदम ठीक ठाक थे, बस इन कमीनों 3 को छोड़ के। उसी टाइम पे वहाँ पे जियांग आता है जो कि जेटियान से कहता है कि 6 डिसेपल उठ चुकी है और वो जेटियान से मिलना चाहती है, लेकिन जेटियान मना कर देता है तो जियांग वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद जेटियान चश्मा निकालता है और पढ़ाई करना शुरू कर देता है। शाम के टाइम पे जियांग दोबारा आता है जो कि जेटियान से कहता है कि 6 डिसेपल ने कहा है कि वो घुटनों पे बैठी रहेगी जब तक जेटियान उससे आके मिलता नहीं है। तो जेटियान उसे कहता है कि बैठे रहने दो। फिर पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है, जिसके बाद जेटियान जब सुबह उठता है तो फिर उसे दोबारा जियांग दिखाई देता है जो छज्जे से लटक रहा था। जेटियान उसे कहता है कि क्या है, तो जियांग आगे से बताता है कि 6 डिसेपल पूरी रात से घुटनों पे बैठी हुई थी और वो दोबारा मिलना चाहती है। जेटियान उसे कहता है कि उसे बैठे रहने दो और तुम्हें बार बार मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, अब निकलो यहाँ से। तो फिर जियांग सीधा जमीन पे जाके गिरता है और वहाँ से चिड़ियों से मार खाते हुए निकल लेता है। उसी टाइम वहाँ पे फोर्थ डिसेपल आता है तो जेटियान उसे पूछता है कि पूछताछ कैसे चल रही है। तो फोर्थ डिसेपल आगे से बताता है कि उसने कोई भी मुंह नहीं खोला, वो कुछ भी बताने से मना कर रहा है। जेटियान मन के अंदर सोचता है कि ये बात तो सही है, साले वो टॉर्चर करने में भी एक्सपर्ट है, तो टॉर्चर के तरीके उनके ऊपर कहाँ ही काम करेंगे। फोर्थ डिसेपल सजेशन देता है कि हमें उन्हें मार देना चाहिए। तो जेटियान मन के अंदर सोचता है कि अगर मार दिया तो पॉइंट तो जबरदस्त मिलेंगे, लेकिन अभी भी उसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है। तो जेटियान फोर्थ डिसेपल से कहता है कि अभी के लिए तुम उन्हें जाने दो और ऐसे ही तरीके से पूछताछ करते रहो, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम फिश ड्रैगन विलेज के बारे में थोड़ी सी तहकीकात करो, लेकिन ये काम सोच समझ के करना और कोई भी जल्दबाजी न करना। जिसके बाद हम लोग 6 डिसेपल को देखते हैं जो अभी भी जेटियान का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पे जेटियान आता है तो ये उसको मास्टर कह के बुलाती है, लेकिन जेटियान ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ और न ही तुम मेरी डिसेपल, तुम्हें बस कुछ सवालों के जवाब देने हैं जो मैं तुमसे पूछूंगा। इसके बाद जेटियान उसे पूछता है कि तुमने कब से फिश ड्रैगन विलेज के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। जिसपे 6 डिसेपल आगे से बताते हैं कि उसने 10 सालों पहले इसकी शुरुआत की थी। कुछ लड़कियां पैलेस के अंदर आई थी जो कि पैलेस से ही थी, यानी कि मून पैलेस के अंदर आई थी जो स्टेट पैलेस से थी, और उन्हें किंगडम पैलेस के बारे में काफी सारी जानकारी थी। वैसे ही 6 डिसेपल ने उन सभी
जानकारी को बाहर निकाला, लेकिन उसे ये सब कुछ करने में ही 5 साल निकल गए। सिक्स डिसेपल को वहीं से पता चला था कि फिश ड्रैगन विलेज की जो बर्बादी हुई थी वो नोबल्स की आंखों में बहुत ही छोटा मैटर थी और वे पे 5 सालों पहले। लेकिन ये बात पूरी नहीं करती है और जीटीएन उसे पूछता है कि इसीलिए तुम उसे नफरत करती हो। जीटीएन सिक्स डिसेपल से ये भी पूछता है कि मून पैलेस को थोड़ी बहुत जानकारी मेजर हेवन रिवर से मिली थी या फिर उससे पहले। इस पे सिक्स डिसेपल आगे से बताती है कि उन लोगों ने उस जगह को चेक किया था, लेकिन उस एरिया के अंदर उन्हें और कोई भी दूसरा ट्राइब नहीं मिला और न ही उसका कोई मेंबर। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि शायद से इसे अभी तक ये नहीं पता है कि ये बाई ट्राइब से है। जीटीएन मन के अंदर यही सोचता है कि बाई ट्राइब कोई जेन्युइन ट्राइब नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक ट्राइब थी यानी कि ह्यूमन रेस के अंदर। नहीं तो बाई ट्राइब ऐसे ही कहीं पे नहीं रहती, उन्हें बिल्कुल हेवन रिवर के पास रहना ही नहीं चाहिए था। शायद से पहले इस चीज का बहाना बना रहा है कि वो लोग बस नॉर्मल सी ट्राइब थी ताकि वो कुछ बुरे कांड कर सके। सिक्स डिसेपल जीटीएन से कहती है कि वो अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करती है। जीटीएन उसे कहता है कि बेसब्र होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी मुझे गुस्सा दिलाने और पैलेस को धोखा देने के लिए। लेकिन मैं एक चीज तुम्हें पहले ही बता दूं कि ड्रैगन फिश विलेज की जो मिस्ट्री है अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। लैंगलो उसका बस एक प्यादा था और अगर क्या हुआ कि मैं ही उन सभी चीजों का जिम्मेदार हुआ। विलेज का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो मेरी ही वजह से हुआ होगा तो फिर तुम क्या करोगे। इस पे सिक्स डिसेपल आगे से कोई भी जवाब नहीं देती है। जीटीएन समझ जाता है कि इसे अब कुछ भी नहीं अंदाजा है कि इसे किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए और किसके ऊपर नहीं। इसके बाद जीटीएन वापस आ जाता है और वापस आके अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है हेवनली रिटर्न बुक की। उसी टाइम पे सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देके बताता है कि फोर्थ डिसेपल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और वो कुछ ही घंटों के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेगा। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि उसे यहाँ पे मैसेंजर बर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो मैसेज को जल्दी डिलीवर कर सके। इसके बाद वो नाइन्थ डिसेपल को बुलाता है और उससे कहता है कि मेरे लिए एक लेटर आज जियान को लिख दो कि उसको फिश ड्रैगन विलेज के बारे में थोड़ी बहुत और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी है, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए, और उसके लिए उसे जबरदस्त स्वॉर्ड मिलेगी। नाइन्थ डिसेपल जल्दी से जाती है और एक मैसेंजर बर्ड को पकड़ के उसे लेटर पकड़ा के लात मार के उसे भेज देती है। उसी टाइम पे आजियान वहाँ पे भागते हुए आता है जो कि जीटीएन को बताता है कि फोर्थ डिसेपल घायल हो चुका है। जीटीएन ये वाली बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जब वो ब्लैक नाइट्स को मैसेज देने के लिए गया था तब तक वो घायल नहीं हुआ और एक छोटी सी पूछताछ के दौरान वो इतना ज्यादा घायल हो गया। जिसके बाद वो आजियान से कहता है कि उसे दरबार में भेजो। फोर्थ डिसेपल जब वहाँ पे आता है तो वो काफी ज्यादा घायल था, लेकिन वो वहाँ से कुछ बहुत सबूत लेके आया था। फोर्थ डिसेपल आगे से बताता है कि वहाँ पे कई सारे ऑफिसर्स हैं जो कि दिन रात वहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहते हैं और ये चीज 10 सालों से भी चलती आ रही है। और उसे एक बहुत बड़ी बात पता चली है कि वो लोग नदी के अंदर से लाशों को बाहर निकाल रहे हैं, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि नदी के अंदर से लाशों को बाहर निकालने का क्या मतलब है। जीटीएन भी मन के अंदर यही सोचता है कि चलो ट्रैप वाली बात को हम लोग साइड में रख देते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि लाशों को नदी से बाहर निकाला जा रहा है, वो भी 10 सालों से भी ज्यादा तक। जीटीएन फोर्थ डिसेपल से पूछता है कि इसकी वजह क्या है, वो लोग लाशों को बाहर क्यों निकाल रहे हैं। फोर्थ डिसेपल आगे से बताता है कि वो भी आगे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था, लेकिन उसने अचानक से एक ट्रैप को ट्रिगर कर दिया, जिसके बाद वो घायल हो गया और उसे रात के रात ही वापस आना पड़ा। जीटीएन फोर्थ डिसेपल से कहता है कि मुंडी उठाओ अपनी, और जब फोर्थ डिसेपल मुंडी उठाता है तो जीटीएन को समझ में आ जाता है कि ये दोबारा विच क्राफ्ट वाली चीज हुई है, क्योंकि फोर्थ डिसेपल के मत्थे के ऊपर भी गुलाबी फूल बन चुका था। पैन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो विच क्राफ्ट है, विच क्राफ्ट यहाँ पे कैसे आ चुका। यान के अंदर तो कोई भी ऐसा कल्टीवेटर नहीं है जिसको विच क्राफ्ट आती हो। फोर्थ डिसेपल आगे से कहता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस विच क्राफ्ट ने मेरी 50% कल्टीवेशन को सील कर दिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पेन उसके ऊपर बम फोड़ते हुए कहता है कि ये तो बस 50% है, धीरे धीरे करके ये आपकी 100% कल्टीवेशन सील कर देगी। फोर्थ डिसेपल आगे से कहता है कि डरा रहे हो क्या, लेकिन पेन आगे से बताता है कि जब वो क्लैरिटी सेक्टर के अंदर था तब उसने यहाँ पे विच क्राफ्ट के बारे में लाइब्रेरी के अंदर थोड़ी सी पढ़ाई की थी कि विच क्राफ्ट 2 तरीके के होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक। अगर एक कल्टीवेटर बुरे पाथ के ऊपर चलने लगे तो उसके मिलिशियस इंटेंशन होते हैं। पेन आगे से बताता है कि उस टाइम में वो छोटा और जबरदस्ती हुआ करता था, उसका मेन फोकस बस उसकी कल्टीवेशन को ज्यादा जल्दी बढ़ाना था, इसलिए उसने विच क्राफ्ट के ऊपर नजर डाली। लेकिन सेक्टर के अंदर सभी लोग इसे नाखुश थे और किसी ने भी पैन को वहाँ पे विच क्राफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया। जिसपे जियान आगे से कहता है कि इसीलिए तुमने 3 इन स्टाइल को चूज किया। जिसपे पैन आगे से बताता है कि उन गधों ने मुझे ये सिखाया था, सालों में से किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ पे 6 यांग टेक्निक भी है। पैन आगे से ये भी बताता है कि विच क्राफ्ट बिल्कुल 3 इन स्टाइल की तरह ही है जो कल्टीवेशन को सील करता है और धीरे धीरे करके उनके मेरिडियंस को अंदर से ही ब्लॉक करने लगता है। इसलिए उन लोगों को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी फोर्थ डिसेपल के सील को हटाना
हटाना पड़ेगा, इससे पहले कि बेचारा वो कल्टीवेशन का इस्तेमाल ही ना कर पाए। जियांग उसे पूछता है कि कोई तरीका है इस स्किल को तोड़ने का, तो पैन आगे से बताता है कि उसने एक मेथड के बारे में तो सुना था जो सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे ज्यादा कमाल का है, और एक दूसरा मेथड भी होता है जिसके अंदर जेन कल्टीवेटिंग को इस्तेमाल किया जाता है जो कि बुद्धिस्ट कल्टीवेटिंग होती है, जिससे कोई भी विचक्राफ्ट को हटा सकता है। लेकिन इसके अंदर शायद से दोनों कल्टीवेटर्स को एक साथ कल्टीवेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक कल्टीवेट करे और दूसरा अपनी कल्टीवेशन को सील रखे। तो जियांग आगे से कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि इसे सील को नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन पैन आगे से कहता है कि उसे लगता है कि जीटीएन ऐसा कर सकता है क्योंकि तीसरे मेथड के दौरान कोई कल्टीवेटर जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो वो फोर्सफुली विचक्राफ्ट कल्टीवेशन स्पेल को तोड़ सकता है। इसलिए जीटीएन यहाँ पे सिर्फ कोई ऐसा बंदा है जो इस काम को कर सकता है। फिर जीटीएन की आंखें बाहर, बेचारा वो करे क्या, उसके पास तो कल्टीवेशन ही नहीं है। लेकिन फोर्थ डिसेपल वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी जीटीएन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फोर्थ डिसेपल के ऊपर से विचक्राफ्ट को हटा दे। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि अगर यहाँ पे बूढ़ा डीमन होता तो इन सभी लोगों के ऊपर लात मार के इन्हें बाहर फेंक देता, और ऊपर से फोर्थ डिसेपल की लॉयल्टी पॉइंट भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, ये हमेशा अड़बड़ गड़बड़ करती ही रहती है। हालांकि फोर्थ डिसेपल मिशंस के मामले में काफी ज्यादा काम आता है, इसलिए जीटीएन उसे कहता है कि मेरे साथ आओ। इसके बाद अगला सीन जीटीएन के हिडन चैम्बर का होता है जहाँ पे फोर्थ डिसेपल पहली बार आ रहा था, क्योंकि ये हिडन चैम्बर काफी ज्यादा सीक्रेट होता है और डिसेपल्स को अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो फोर्थ डिसेपल इस जगह को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इस जगह के ऊपर ट्रेजर्स भरे पड़े थे, इधर देखो उधर वेपन, इधर देखो उधर वेपन। इसके बाद फोर्थ डिसेपल जाके एक कुशन के ऊपर बैठ जाता है। वहीं पे जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि उसकी कल्टीवेशन बेस तो यहाँ पे सिर्फ बम्बा से 8 मेरिडियन रियलम पे ही है, हालांकि उसका अवतार ठीक ठाक है, इसीलिए उसे यहाँ पे फोर्थ डिसेपल की बॉडी को एग्जामिन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जीटीएन अपनी की को फोर्थ डिसेपल के अंदर डालता है तो फोर्थ डिसेपल आगे से चीखने उठता है, लेकिन फोर्थ डिसेपल को इसमें मजा आ रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो हॉट बात ले रहा है। वहीं जीटीएन जैसे जैसे अपनी प्रिमल की को इंक्रीज करते हुए जा रहा था तो फिर फोर्थ डिसेपल को उतना ही ज्यादा पसीना आ रहा था। वहीं पे थोड़ी ही देर में जीटीएन को महसूस होता है कि उसकी प्रिमल की विचक्राफ्ट स्पेल के साथ मेल खा रही है। वहीं पे विचक्राफ्ट की जीटीएन की प्रिमल की को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी टाइम पे जीटीएन वहाँ पे हेवनली रिटन बुक के मंत्र का इस्तेमाल करता है जिससे वो विचक्राफ्ट स्पेल को काफी आसानी के साथ रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसी के साथ ही फोर्थ डिसेपल के अंदर से विचक्राफ्ट सील भी निकल जाती है और वो दूर जाके गिरता है। जिसके बाद हम लोग ग्रेट यान के डार्क रूम को देखते हैं जिसके अंदर हम लोग एक बंदे को देखते हैं, और जैसे ही इसका विचक्राफ्ट स्केल टूट गया था तो इसके मुंह से खून बाहर निकलता है। फोर्थ डिसेपल को भी महसूस हो जाता है कि उसके अंदर से विचक्राफ्ट हट चुका है, जिसके बाद वो जीटीएन को बहुत ज्यादा शुक्रिया कहता है। वहीं पे जीटीएन भी मन के अंदर सोचता है कि हेवनली स्क्रॉल सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और पावरफुल है, उसने यहाँ पे विचक्राफ्ट को भी सरपास कर दिया। उसी टाइम में फोर्थ डिसेपल की नजर एक वेपन के ऊपर पड़ती है जिसका नाम सप्रेशन हुक था। फोर्थ डिसेपल उसे जैसे ही छूता है तो वेपन उसे अपना मास्टर मान लेता है और वो जीटीएन से पूछता है कि ये क्या चीज है। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि इसका लक तो सीधा 7वें आसमान पे है, एक वेपन को छुआ और इसने उसे अपना मास्टर भी मान लिया। फोर्थ डिसेपल जीटीएन से कहता है कि उसे लगता है कि ये वेपन उसे बिल्कुल सूट करेंगे, और वो इन वेपन्स को अर्थ ग्रेड का वेपन समझ रहा था, और उसे साथ में इस वेपन का नाम भी पता चल जाता है। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि इस गधे को सिर्फ अपनी आंखों से इतना ही पता चलता है कि ये अर्थ ग्रेड के वेपन है। खैर क्या किया जा सकता है, इसने कभी हेवनली ग्रेड के वेपन को छुआ ही नहीं है। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि ये तो हिडन चैम्बर के अंदर पड़े हुए थे कचड़े के साथ में। खैर जैसे ही फोर्थ डिसेपल इन्हें अपना वेपन समझ लेगा वैसे ही इनका अपग्रेड भी बढ़ जाएगा। खैर अभी के लिए जीटीएन उसे कहता है कि इन्हें वापस रख दो, और वो उसे कहता है कि तुम अभी ही सिर्फ नासन डिवाइनिटी रियलम के अंदर आए हो, तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम इन्हें हैंडल कर सको, थोड़ी देर इंतजार करो जिसके बाद ये वेपन तुम्हारे हो जाएंगे। इससे फोर्थ डिसेपल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से वहाँ पे जा जाता है, लेकिन पीछे मुड़ के एक बार वेपन की तरफ देखता है और बेचारा नाचते हुए कहता है कि बस मेरे लिए इंतजार करो। जिसके बाद फोर्थ डिसेपल बाहर आता है और वो बाहर आके इन लोगों को सभी चीजें बताते हैं कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, जिसपे ये लोग कहते हैं वाओ। उसी टाइम में वहाँ पे जीटीएन आता है जो कि फोर्थ डिसेपल से कहता है कि तुम्हारा स्पेल टूट चुका है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना, अभी कुछ भी हो सकता है। वहीं पे जीटीएन अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो अभी के लिए इस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन कम है और वो धीरे धीरे करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहता है। लेकिन सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है कि अगर वो यहाँ पे फिफ्थ डिसेपल और फिश ड्रैगन विलेज की मिस्ट्री को सॉल्व कर देता है कि फिफ्थ डिसेपल को किसने सील किया था और वहाँ पे क्या चल रहा है और कैसे फोर्थ डिसेपल के ऊपर सील लग गई, तो उसे 3000 मेरिट पॉइंट मिलेंगे और जीटीएन लालच के अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो 9th डिसेपल को लेता है और बाकी लोगों को बताता है कि वो यहाँ से फिश ड्रैगन विलेज के लिए जा रहा है। इसके बाद अगला सीन उस दिन का होता है जब जीटीएन फिश ड्रैगन विलेज के लिए निकल रहा था और वहाँ पे जाने के लिए ये अपने बेहतरीन कपड़े पहनता है एकदम धुआंधार। वहीं पे 9th डिसेपल जीटीएन से कहते हैं कि उसे विजार्ड को ट्राइड करना है, इसीलिए जीटीएन वहाँ पे विजार्ड को बुलाता है और उसके ऊपर बैठ के वहाँ से जाने लगता
है, लेकिन अगले ही पल ये बेचारा लंगोट में आ चुका था दोबारा। जो इसने फैंसी कपड़े पहने थे वो हवा में ही गायब हो गए। एक ही घंटे के अंदर ये लोग फिश ड्रैगन विलेज के आसपास पहुंच जाते हैं। अभी जेटियान के हालात खराब हो चुके थे तो ये चुपचाप कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है और नाइन्थ डिसेबल इसके कंधे दबाने लगती है। उसी टाइम पे नाइन्थ डिसेबल को पता लगता है कि कोई उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके बाद हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपना घर सामान बचाते हुए वहां से भाग रहे थे, ये कहते हुए कि भागो यहाँ से, बूढ़ा डीमन आ रहा है। नाइन्थ डिसेबल उनकी तरफ देखती है और जेटियान से कहती है कि आपने इनका पीछा कब किया और ये तो आपकी तरफ से भाग भी नहीं रहे हैं। जिस पे जेटियान को समझ में आ जाता है कि कुछ मक्खियां हैं जो कि जेटियान बनने का दिखावा कर रही हैं। नाइन्थ डिसेबल कहती है कि हमें उन्हें पकड़ के मार देना चाहिए, लेकिन जेटियान पूछता है क्यों, तो नाइन्थ डिसेबल आगे से कहती है कि वो आपका हुलिया बना के इधर उधर घूम रहे हैं, आपकी रेपुटेशन को बर्बाद कर रहे हैं, आप फिर भी कुछ नहीं करेंगे। इस पे जेटियान उसे कहता है कि इस तरीके से काम थोड़ी ना बनता है, पहले हम लोग देखते हैं कि वो किन्हें परेशान कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो उन लोगों के सामने आ जाते हैं तो जमीन हिलने लगती है। जेटियान उसे देख के कहता है कि ये तो एक एपिक माउंट है और वो हमें आगे से बताता है कि फ्लाइंग कैरियट्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं बनाना, लेकिन उन्हें काफी आसानी के साथ बना लिया जा सकता है, बस मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन माउंट्स रेयर होते हैं और उससे ज्यादा डिफिकल्ट उन्हें टेम करना होता है। हम देखते हैं कि जो एपिक माउंट था वो एक हाथी था जो बहुत बड़ा था और इसका नाम एलिफेंट किंग था। जेटियान हमें एलिफेंट किंग के बारे में भी काफी कुछ बताता है कि इसके पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस है और ये किसी भी चीज को आसानी के साथ कुचल सकता है। जिसके बाद वो नाइन्थ डिसेबल से कहता है कि यहाँ से खिसक लो, लेकिन तभी उनके पास एक उड़ती हुई कल्टीवेटर आती है जो कि उन्हें रोकती है और उनसे पूछती है कि तुमने कुछ कल्टीवेटर्स को देखा जो यहाँ से भागते हुए जा रहे थे। हालांकि नाइन्थ डिसेबल उसे एक भी सिट नहीं देती है और उससे कहती है दफा हो जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन ये कल्टीवेटर नाइन्थ डिसेबल से कहती है कि मैं हेवनली डीमन पवेलियन की नाइन्थ डिसेबल हूँ, तो फिर थोड़ा औकात में बात करो। जिससे नाइन्थ डिसेबल की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन बाद में वो पावर को रिलीज करते हुए उससे कहती है कि तू मेरी नकल तलता है, उड़ा दूंगा। फिर उसने जो स्टूल अपने हाथों में लिया हुआ था वो डायरेक्ट उस फीमेल कल्टीवेटर के ऊपर दे मारती है, तो फीमेल कल्टीवेटर भी जवाबी हमला करती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा काम नहीं आता है क्योंकि नाइन्थ कल्टीवेटर उसे भी बहुत आसानी के साथ काउंटर कर लेती है। जिसके बाद वो दोनों आपस में बिल्लियों की तरह लड़ने लगती हैं, जिनको जेटियान देख रहा था। जेटियान मन के अंदर यही सोचता है कि ये फीमेल कल्टीवेटर भले ही ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद काफी ज्यादा कमाल की है। नाइन्थ डिसेबल के सडन अटैक को आसानी के साथ ब्लॉक करना काफी ज्यादा टफ है। वहीं पे वो एलिफेंट किंग के मास्टर के बारे में सोचते हुए बताता है कि ये जो मास्टर होगा ये बिल्कुल नासेंट टेलीविजन रियलम के नीचे नहीं होगा और अगर ये अटैक करता है तो नाइन्थ डिसेबल के जीतने के चांस ही नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये अटैक नहीं, सिर्फ नाइन्थ डिसेबल को ऑब्जर्व कर रहा है। जो ये मास्टर बिल्कुल कर रहा था वहीं पे नाइन्थ डिसेबल आसानी के साथ इसे पीट के रख देती है और ये सीधा नीचे जाके गिरती है और नाइन्थ डिसेबल जेटियान के पास वापस आ जाती है। ये दोबारा फाइट करने के लिए खड़ी होती है, लेकिन जो नकली वाला जेटियान था वो उसे मना कर देता है। जेटियान उसके ऊपर द ट्रूथ ऑफ आई का इस्तेमाल करता है तो फिर उसे नकली जेटियान के नाम के बारे में पता चल जाता है जो कि डिंग फैन क्यू था। फैन क्यू जेटियान से कहता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है, तो जेटियान कहता है कि मैं क्यों डरूं। जिसपे फैन क्यू आगे से कहता है कि मेरा मूड अभी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो तुरंत दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पनिशमेंट दूं। नाइन्थ डिसेबल आगे से हंसते हुए मन के अंदर सोचती है कि जब मेरे मास्टर जब आगे से कहेंगे ना तो मैं बहुत ज्यादा जोर से हंसूंगी। फैन क्यू नाइन्थ डिसेबल से कहता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, किसी तुम्हारे जैसे यंग को डिवाइन कोर्ट रियलम पे देखते हुए पहुंचना काफी ज्यादा टफ होता है। इसके बाद वो आगे से कहता है कि तुम लोगों को मेरे बारे में पता होगा। जेटियान आगे से कहता है पहाड़ों पे रहता हूँ, मुझे घंटा नहीं पता कि तुम कौन हो। जिसपे फैन क्यू आगे से कहता है कि चिंता क्यों करते हो, मैं बताऊंगा ना तुम्हें मेरे बारे में। इसके बाद वो पीछे मुड़ के बाकी बचे डिसेबल से कहता है कि जल्दी से एक उड़न तस्तरी लेके आओ और इन लोगों को ऊपर लेके आओ। जिसपे ये लोग उड़न तस्तरी लेते हैं जो कि बस एक फट्टा थी और कुछ नहीं, जिसको मैं स्किबिडी टॉयलेट कहना चाहूंगा। जेटियान उस स्किबिडी टॉयलेट के ऊपर बैठता है तो ये लोग आगे से कहते हैं कि अच्छे से बैठो भाई, वो खड़ा है। वहीं पे नाइन्थ डिसेबल इन दोनों को भाई देख के हंसे जा रही थी, यही सोचते हुए कि वाह ये तो फैमिली पैक है, वो भी डुप्लीकेट। वहीं पे जेटियान मन के अंदर यही सोच रहा था कि फैन क्यू यहाँ पे पूरी तरीके से मेजर हेवन रिवर के पास घूम रहा है, वो भी मेरे नाम का इस्तेमाल करते हुए, और इसे बिल्कुल सा भी डर नहीं है, तो जरूर इसके पीछे और कोई जरूर होगा। इसके बाद जेटियान जब एलिफेंट किंग के ऊपर पहुंचता है तो वो अपने पास एक कार्ड ले आता है और फैन क्यू से पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, कहीं हेवन रिवर की तरफ तो नहीं जा रहे। जेटियान मन के अंदर यही सोचता है कि फैन क्यू अगर उसे गलत जवाब देता है तो वो कार्ड का इस्तेमाल करके इसे नर्क के द्वार पे पहुंचा देगा। लेकिन फैन क्यू आगे से बताता है कि वो रिवर की तरफ ही जा रहा है और साथ ही में वो जेटियान को इनवाइट भी करता है रास्ते में लिफ्ट देने के लिए। जेटियान आगे से कहता है कि हड्डियां कटकटा रही हैं, बुढ़ापा जो आ गया है, इसलिए बेशक मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा। इसके बाद जेटियान अंदर आ जाता है और वो फैन क्यू से पूछता है कि एलिफेंट किंग को टेम करना काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा, लेकिन फैन क्यू आगे से बताता है कि एलिफेंट किंग तो कुछ भी नहीं है, उसके पास तो और भी ज्यादा माउंट्स हैं माउंटेन के पास। जिसपे नाइन्थ डिसेबल आगे से कहती है कि फेंक लो
लो फेंक लो, तो फैंक्यू उसे कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है क्या। जिसपे नाइन्थ डिसेबल आगे से कहते हैं कि उसे सिर्फ जीटियान के ऊपर भरोसा है और किसी के ऊपर नहीं। उसी टाइम पे वहाँ पे फोर्थ डिसेबल आता है, वो भी नकली वाला, और वो फैंक्यू को आगे से बताता है कि जो लोग भागे थे उस लोगों को उन्होंने पकड़ लिया है। तो फैंक्यू आगे से कहता है कि उन्हें मार दो जाके। तो फोर्थ डिसेबल आगे से उड़ते हुए जाता है और उन्हें एक झटके में जाके मार देता है। फैंक्यू जीटियान से कहता है कि डरो नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा समझदार बनता हूँ, मैंने कई सारे बुरे कांड किए हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान हूँ, मैं फिजूल में किसी को भी नहीं मारता। जीटियान आगे से कहता है कि मैं भी। इसके बाद फैंक्यू पीछे मुड़ता है और जीटियान से कहता है कि रिवर आ ही गई है। इसके बाद वो वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करता है और धड़ाम से नीचे जाके गिरता है। जीटियान मन के अंदर सोचता है वाओ, मेरे सामने मेरे ही नाम का भौकाल मचाया जा रहा है। नाइन्थ डिसेबल भी नीचे आ जाता है और जीटियान सूंड से स्लाइड मारते हुए नीचे गिरता है। फैंक्यू नाइन्थ डिसेबल से पूछता है कि तुम कितने सालों से कल्टीवेट कर रही हो। तो नाइन्थ डिसेबल आगे से बताती है 5 सालों से। इस पे फैंक्यू आगे से हैरान होकर कहता है कि 5 सालों के अंदर डिवाइन कोड रियलम पे। तो फिर फैंक्यू पीछे मुड़ के फीमेल कल्टीवेटर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तुम्हारी जितनी टैलेंट तो है लेकिन तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जीटियान मन के अंदर सोचता है कि असली कॉपी को नकली से मिलाओगे तो कहां से कंपेयर कर पाओगे। वहीं नाइन्थ डिसेबल इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों भी तो डिवाइन कोड रियलम पे तो हो ना। तो फिर ये लोग कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, लेकिन नाइन्थ डिसेबल से कहती है कि फिर भी कमजोर हो। तो ये दोनों भड़कते हुए कहते हैं कि अगर मास्टर ना होते तो फिर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। नाइन्थ डिसेबल आगे से कहते हैं कि करते हैं ना, देखते हैं कि कौन किसके टुकड़े करता है। फैंक्यू पीछे मुड़ के जीटियान से कहता है कि ये फिश ड्रैगन विलेज पहले हुआ करता था, मैंने यहाँ पे कई सारे एलाइट्स के साथ फाइट की थी। वो लड़ाई 3 दिन और 3 रातों तक चली थी और मैंने सभी लोगों को हरा दिया था और पूरे फिश ड्रैगन विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जीटियान उससे पूछता है कि ये तुमने किया था। तो फैंक्यू आगे से कहता है कि हाँ, मैंने ही किया था। हालांकि जीटियान को इस बात के ऊपर भी पूरी तरीके से यकीन नहीं था। वहीं पे फोर्थ डिसेबल फैंक्यू से कहता है कि उसे आगे अज़ूर ड्रैगन एसोसिएशन वाले मिले हैं, मैं उन्हें भगा देता हूँ। तो फैंक्यू आगे से कहता है ठीक है। जीटियान हमें आगे से दोबारा बताता है कि अज़ूर एसोसिएशन को यहाँ पे नीदर सेक्ट लीड करता है, जो कि जीटियान का फर्स्ट डिसेबल है। फैंक्यू यही वाली बात जीटियान को पीछे मुड़ के बताता है। तो नाइन्थ डिसेबल आगे से दोबारा हंसने लगती है और वहीं पे जीटियान मन के अंदर सोचता है कि ये जितना चाहे उतना उड़ ले, मैं इसे उड़ने दूंगा जब तक ये मेरे लिए काम कर रहा है और मेरी एनर्जी को बचा रहा है। फैंक्यू भी इन लोगों की मदद करता है अज़ूर ड्रैगन एसोसिएशन के ऊपर अटैक करके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 7th डिसेबल के घर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे सस्ता निंजा हथौड़ी आके उसे रिपोर्ट करता है कि जीटियान हेवन रिवर के लिए निकल चुका है और वहीं पे कुछ दिनों के लिए वो रुकने वाला है। साथ ही में वो उसको ये भी बता देता है कि पैलेस वाले अभी के लिए डीमन हेवनली पैलेस से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहते हैं। इस पे 7th डिसेबल उससे कहता है कि अभी भी तुम पवेलियन के ऊपर नजर बनाए रखो और वो क्या करने वाले हैं मुझे ये भी बताना, और साथ ही में मास्टर के ऊपर भी। साथ ही में निंजा हथौड़ी उसको ये भी बताता है कि युआन सैन सीक्रेटली बुम्पिंग को सपोर्ट कर रहा है, जो कि इवल पाथ पे है और बुम्पिंग शायद से राइट पाथ में यानी नोबल पाथ पे। जिसपे 7th ब्रदर आगे से कहता है वाओ, दोनों चीजें एक दूसरे की मदद कर रही हैं जबकि एक दूसरे को कड़ी दुश्मन मानते हैं। निंजा हथौड़ी उसको ये भी बात बताता है कि लू फेंग जो वहाँ पे गया हुआ था उसे हेवनली पवेलियन वालों ने पकड़ लिया है और अभी के लिए वो उनका बंदी बना हुआ है। इसके बाद निंजा हथौड़ी वहाँ से कट लेता है, जहाँ से सीन शिफ्ट होकर इन लोगों के ऊपर आ जाता है और इन लोगों ने अज़ूर एसोसिएशन के ऊपर हमला बोल दिया था, जहाँ पे ये लोग अंदर घुसते हैं और भागते हुए सबसे पहले बाहर से एक सीट लेके आते हैं। नाइन्थ डिसेबल भी भागते हुए अंदर जाती है और वो जीटियान के लिए सबसे बेहतरीन सीट लेके आती है। उसी टाइम पे वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि हड्डियां लेके आए थे समुद्र के अंदर से, और वो लोग आगे से बताते हैं कि कल उनका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, तो वो लोग अगर आज चाहे तो शांति से जी सकते हैं। लेकिन फैंक्यू आगे से कहता है कि अब देर हो चुकी है। जिसके बाद वो लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें मार देते हैं। जिसके बाद वो लोग उन बॉक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ डिसेबल तो सबसे पहले भागते हुए जाती है और पूछती है कि इसके अंदर क्या है। जैसे फीमेल कल्टीवेटर आगे से कहती है इंसानों की हड्डियां हैं, तो वो डर के मारे पीछे हट जाती है। जिसके बाद जब जीटियान उन हड्डियों को देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि हड्डियां बहुत ही ज्यादा अजीब हैं, ये कुछ ज्यादा ही चिकनी है और ऊपर से ये हीरे की तरह चमक रही हैं, यानी कि पूरी व्हाइट हैं। और उसे समझ में आ जाता है कि ये बाई लोग हैं, यानी बाई रेस या फिर बाई ट्राइब। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये फिश ड्रैगन विलेज के विलेजर्स हैं जिनको रिवर के अंदर डाल दिया गया था और ये सभी 6th डिसेबल्स के ही लोग हैं। लेकिन जीटियान को ये बात समझ में नहीं आती है कि अब पैलेस इनकी सड़ी हुई हड्डियों को नदी से बाहर क्यों निकाल रहा है। जीटियान फैंक्यू से भी यही सवाल पूछता है कि इन हड्डियों का काम क्या है, जिसपे ये दोनों पीछे से कहते हैं कि कुछ बातों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, वही बेहतर रहता है। इसके बाद ये दोनों कॉन्फिडेंस में दोबारा हंसने लगते हैं तो 9th डिसेबल इनकी बेइज्जती कर देती है। ये तीनों दोबारा 9th डिसेबल के ऊपर गुस्सा हो रहे थे, लेकिन फैंक्यू दोबारा 9th डिसेबल की साइड लेता है और जीटियान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद ये लोग कपड़े उपड़े बदल लेते हैं ताकि ये हेडक्वार्टर के अंदर घुस सकें। वहीं पे 9th डिसेबल भी आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन फैंक्यू उसे रोक देता है, ये बताते हुए कि आसपास की जगह में कई सारे ट्रैप्स फंसे हो सकते हैं जिसके अंदर विच क्राफ्ट इन्वॉल्व है। लेकिन 9th डिसेबल को इस बात का जरा सा भी डर
तैयार नहीं था क्योंकि उसके पास जीटियान जो था। इसके बाद अगला सीन कुछ मिनट के बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि ये लोग टोकन लेके अथॉरिटी वाली जगह के अंदर घुस जाते हैं। फैनक्यू जीटियान को बताता है कि ये लोग यहाँ पे दिन भर सिर्फ हड्डियों को बाहर निकाला करते हैं और ये लोग ये चीज 10 सालों से भी करते हुए आ रहे हैं। हालांकि इन लोगों को भी नहीं पता है कि ये लोग ऐसा किस लिए कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है, लेकिन इसके बावजूद ये बस सिर्फ करे जा रहे हैं। जो भी चीज इन्हें मिलती है वो लोग उसे इकट्ठा करते हैं और एक कमरे के अंदर डंप कर देते हैं, फिर वो चाहे सोना चांदी हो, हड्डियां हो या फिर मछलियां हो। ये लोग बातें करते हुए जा ही रहे थे कि उसी टाइम पे फैनक्यू इन लोगों को रोक देता है और बताता है कि आगे ट्रैप है। जिसके बाद वो पास की मिट्टी उठाता है और उसे सूंघता है और चाटता भी है और वो पीछे मुड़ के इन लोगों को बताता है कि यहाँ पे ट्रैप्स बिछाए गए हैं, वो भी विचक्राफ्ट वाले, जहाँ पे बिल्ला मूत के जा रहा है। इसके बाद ये दोबारा विचक्राफ्ट के बारे में बताता है जो मैं नहीं बताने वाला। फैनक्यू पीछे मुड़ के जीटियान से कहता है कि अपना पैर संभाल के मारना, कहीं विचक्राफ्ट को एक्टिवेट ना कर दो। और वो साथ ही में नाइन्थ डिसेबल से कहता है कि अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो फिर तुम मेरे पास आ सकती हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नाइन्थ डिसेबल आगे से कहते हैं कि मुझे कोई भी चिंता नहीं है। इसके बाद वो लोग ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे कई सारे बॉक्स भरे पड़े थे और साथ ही में कई सारी हड्डियों का ढेर भी भरा पड़ा था और यहाँ पे कई सारे अलग अलग ट्रैप्स के झुंडों को अलग अलग रखा गया था। भाई लोगों की हड्डियों का अलग ढेर और दूसरे ट्रैप्स की हड्डियों का अलग ढेर। वहीं पे फैनक्यू अपने लोगों से कहता है कि जाओ और जाके उन्हें ढूंढो। तो ये लोग हड्डियों के अंदर घुस जाते हैं और अलग अलग तरह के सेट्स को ढूंढने लगते हैं। जीटियान उससे पूछता है कि ये किसी और ट्राइब की हड्डियां हैं क्या। इस पे फैनक्यू आगे से बताता है कि यहाँ पे कई सारी ट्राइब हुआ करती थी लेकिन पैलेस ने उन्हें मरवा दिया। इसके बाद जीटियान उससे पूछता है कि ये लोग ढूंढ क्या रहे हैं, ये भी तो बताओ। तो फिर फैनक्यू आगे से खुद को रोक नहीं पाता है और ज्यादा भड़कते हुए इन लोगों को बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम यूनिक बोन के सेट को ढूंढ रहा है। नाइन्थ डिसेबल पूछती है कि उनमें ऐसी कौन सी खास बात है। तो वो नाइन्थ डिसेबल से कहता है कि अगर तुम मेरी डिसेबल बनो तो फिर मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मुझे पता है। लेकिन नाइन्थ डिसेबल आगे से मना कर देती है और वैसे ये मेरी गली का कालू यहाँ पे क्या कर रहा है, जहाँ देखो वहाँ मूत रहा है। तो फिर फैनक्यू आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि तुम्हें जवाब देने से पहले गौर से सोच लेना चाहिए। हर किसी को मौका नहीं मिलता है मेरे पवेलियन को ज्वाइन करने का। मेरे डिसेबल जहाँ भी जाते हैं उन्हें इज्जत मिलती है। तो नाइन्थ डिसेबल फीमेल कल्टीवेटर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसे तो नहीं मिली कभी। जीटियन भी उसे कहता है कि इसका पीछा छोड़ दो, ये तुमसे नहीं पटने वाली, नहीं बन सकते तुम इसके मास्टर। इस पे फैनक्यू आगे से कहता है कि ऐसा क्यों, मैं किसी को भी कुछ भी सिखा सकता हूँ, मैं बेस्ट टीचर हूँ। जीटियन को समझ में आ जाता है इससे बहस करने का मतलब है अपना सर जमीन पे दे मारना, इसीलिए वो उसको ऐसे ही छोड़ देता है और इसे सिर्फ विलेज के बारे में पूछता है। और वो मन के अंदर सोचता है कि पहली बात ये इसे इतने सारे डिसेबल कैसे मिले और दूसरी बात ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेरा दिखावा करके क्या हासिल करना चाहता है और इसे सपोर्ट कर रहा है। कुछ ही देर में ये लोग रिटर्न टिकट मारते हैं और आके फैनक्यू को बताते हैं कि इन्हें घंटा कुछ नहीं मिला। इसके बाद ये लोग दूसरे वेयरहाउस की तरफ आगे बढ़ रहे थे लेकिन इसी टाइम पे इन्हें पता चलता है कि इन लोगों के ऊपर एम्बुश हो चुका है। तो फिर फैनक्यू अपने डिसेबल से कहता है कि जाओ और जाके उन सभी लोगों को मार दो। तो ये लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को एक एक करके मारने लगते हैं। वहीं पे जीटियन फैनक्यू से दोबारा पूछता है कि तुम लोग किस तरह की खास हड्डी को ढूंढ रहे हो। फैनक्यू कहता है कि देखो तुम्हारी उम्र के लिए ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो जीटियन आगे से कहता है कि बुढ़ापे की आखिरी लकीर पे लटका हुआ हूँ, जिंदगी और मौत का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, बक दो जल्दी से। लेकिन इसके बावजूद फैनक्यू जीटियन को कुछ भी नहीं बताता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनसे कहते हैं कि भागने का कोई भी फायदा नहीं है, हथियार डाल दो इससे पहले कि हम लोग तुम्हारे ऊपर हमला बोल दे, तुम लोग पहले ही ट्रैप्स के अंदर फंस चुके हो। तो फिर फैनक्यू उड़ते हुए जाता है ऊपर और वो नाइन्थ डिसेबल से कहता है कि मेरे ऊपर अच्छे से ध्यान देना कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। इसके बाद ये यहाँ पे अपने अवतार को रिलीज करता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन नाइन्थ डिसेबल आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस पे तो सिर्फ 4 ही पत्तियां हैं, बाकी कहाँ गई। फीमेल कल्टीवेटर फैनक्यू की साइड लेते हुए कहते हैं कि तुम्हें मास्टर की स्ट्रेंथ के बारे में क्या पता है, तुम क्या जानो उनकी कल्टीवेशन के बारे में। इस पे ये दोनों मन के अंदर सोचते हैं कि चलो यहाँ के लोगों को हराने के लिए इतनी पत्तियां काफी हैं। वहीं फैनक्यू अपने अवतार की एनर्जी को रिलीज करता है तो इन सभी गार्ड्स को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है और ये सभी वहाँ से रिट्रीट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर के अंदर वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स आ जाते हैं जो पैलेस की तरफ से आए थे और इस चीज को देख के मैं यही कहूंगा कि ऑथर जी इसकी ये बॉडी पहलवान और शकल मेरी जान जैसी क्यों है। खैर आर्मी का जो कमांडर था वो आगे से कहता है कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स आ चुके हैं और ऊपर से यहाँ पे पहले ही फॉर्मेशन विचक्राफ्ट की बिछा दी गई थी, तो मैं बस पीछे रह के सोडा पीते हुए इन लोगों को भिड़ते हुए देखना है और अरे फॉर्मेशन को सुरक्षित रखना है बस। जीटियन को भी सारी चीजें समझ में आ रही थी इसलिए वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा ही था। नाइन्थ डिसेबल उससे पूछते हैं कि हम लोग भी इन्हें मार मूर के यहाँ से बाहर भागने वाले हैं। जीटियन कहता है कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले ही कोई बंदा स्पॉटलाइट के अंदर है तो फिर उसे ही करने दो। लेकिन नाइन्थ डिसेबल आगे से कहती है लेकिन फिर भी पत्तियां तो 4 ही है ना, वो कितनी देर तक यहाँ पे टिक पाएगा। जिसके बाद हम लोग फैनक्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पे स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे वो मंत्र बढ़ता है तो वहाँ पे कई सारे फायर बॉल आ जाते हैं और वो इन सभी
फायर बॉल्स को ग्राउंड आर्मी के ऊपर बरसा देता है दिवाली की बूंदों की तरीके से, और ये सभी कीड़े मकोड़ों की तरह उड़ उड़ के मरते जा रहे थे। वहीं पे कुछ एक्सपर्ट्स ये देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे तो पावरफुल लोग हैं और वो तुरंत कल्टी मार लेते हैं। वहीं पे आर्मी जनरल भी कहता है कट लो यहाँ से, फॉर्मेशन अपने आप ही सब कुछ हो जाएगी, हमें यहाँ से निकलना है, जान बचाओ पहले। फेनक्यू भी आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम में से कौन मुझे यहाँ पे रोक सकता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि यहाँ पे कई सारे विचक्राफ्ट ट्रैप्स बिछे हुए हैं। अगर फाइट लंबी चलती है और पहले से और एक्सपर्ट्स आ जाते हैं तो फिर वो बच के निकल नहीं पाएगा, इसलिए वो दोबारा वहाँ पे और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता है और वो गोली बरसाने लगता है, जिससे कई सारे सोल्जर्स घायल होते हैं और वो सभी दूर जाके गिरते हैं और कई सारे सोल्जर इसी में ही मारे जाते हैं। फेनक्यू वहाँ पे और भी ज्यादा गोले बरसाते बरसाते सभी लोगों को हरा देता है, जिसके बाद वो वहाँ पे अपने एलिफेंट किंग को बुलाता है। साथ ही में जितने डिसेपल थे वो सभी भी एलिफेंट किंग के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन फेनक्यू उड़ते हुए इन दोनों के सामने आके गिरता है और वो मुस्कुराते हुए नाइन्थ डिसेपल से कहता है कि मेरे साथ चलोगी डिसेपल बन के। नाइन्थ डिसेपल उसे ऐसे देखती है कि वाओ क्या बेवकूफ है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पहले से कुछ एक्सपर्ट थे वो उड़ते हुए यहाँ पे आने लगते हैं। फेनक्यू जैसे ही उन्हें देखता है तो वो तुरंत वहाँ से कल्टी मार लेता है और वो मन के अंदर सोचता है कि अगर नाइन्थ डिसेपल उसके साथ आ जाती तो वो काफी ज्यादा काम की बात होती, क्योंकि नाइन्थ डिसेपल का कल्टीवेशन टैलेंट काफी ज्यादा कमाल का है और अगर वो उसके साइड पे होती तो ये काफी ज्यादा मदद देती। वहीं पे ये दोनों नीचे से उसे जाते हुए देख रहे थे, बस यही सोचते हुए कि कब शो शुरू होगा। वहीं पे जेटियन आगे से कहता है कि एलिफेंट किंग यहाँ से भाग नहीं सकता है। भले ही एलिफेंट किंग के पास डिफेंस कमाल का है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास सिर्फ डिसेंट फाइटिंग एबिलिटी है, वो उड़ थोड़ी नहीं सकता है जो उड़ते हुए यहाँ से भाग जाएगा, ट्रैप तो एक्टिवेट करेगा ही। फेनक्यू भी अपने एलिफेंट किंग के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर बैठ के तेजी से वहाँ से भागने लगता है। ये दोनों बड़े आराम से लकड़ी के फट्टे के ऊपर बैठ जाते हैं और जल्दी से जूस निकाल के पीने लगते हैं शो को एंजॉय करने के लिए। वहीं पे इन सभी गार्ड्स के नीचे से अचानक से पर्पल कलर की मिस्ट बाहर निकलने लगती है। इन लोगों को समझ में आ जाता है कि विचक्राफ्ट शुरू हो चुका है, अब इन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये लोग डायरेक्ट एलिफेंट किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो एलिफेंट किंग काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। साथ में फॉर्मेशन का असर भी एलिफेंट किंग के ऊपर पड़ रहा था। भले ही उसके पास कमाल का पावरफुल डिफेंस है, लेकिन इसके बावजूद वो जैसे जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा विचक्राफ्ट वाली, तो वैसे वैसे वो थोड़ा सा बहकता जाएगा। वैसे भी ये एक एनिमल ही है जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, इसलिए एलिफेंट किंग उल्टी दिशा में भागने लगता है, जहाँ उसे भागना चाहिए वहाँ नहीं, उसकी उल्टी दिशा में। इसीलिए फेनक्यू को वहाँ पे दोबारा अपनी धर्मा बॉडी को रिलीज करना पड़ता है और वो अपनी धर्मा बॉडी एलिफेंट किंग के सर के ऊपर रख देता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन था। इससे एलिफेंट किंग शांत हो जाएगा और वो पर्पल मिस्ट को एब्सॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन इससे फेनक्यू को काफी ज्यादा नुकसान था, क्योंकि उसने दोबारा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है। इसलिए बचे कुछ जितने भी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं वो उसके ऊपर अब अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये काफी ज्यादा टफ था, क्योंकि फेनक्यू को यहाँ पे एनर्जी भाई इस्तेमाल करनी पड़ रही है। उसके पास इन्फिनाइट सोर्स नहीं है एनर्जी का, कभी तो उसकी पावर खत्म होगी और वो भी हारा जाएगा। और ऊपर से ऐसा लगता है कि ये मिस्ट कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ फॉर्मेशन का छोटा सा हिस्सा है, असली धमाका तो अभी बाकी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो फॉर्मेशन थी वो धीरे धीरे करके अपने असली रंग दिखाने लगती है। वहाँ पे कई सारे सर्कल्स बन जाते हैं जो कि एक एरिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलिफेंट किंग के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसके बाद वो अपना दम तोड़ देता है और वहीं पे नीचे गिर जाता है। मरा नहीं है, बस बेहोश हो गया है। इन दोनों को भी समझ में आ जाता है कि इनके लगने वाले हैं विचक्राफ्ट फॉर्मेशन काफी ज्यादा शक्तिशाली है। वह फेनक्यू इन दोनों से कहता है कि जल्दी से पानी के अंदर जाओ। फेनक्यू को समझ में आ जाता है कि अगर वहाँ पे वो दोबारा अपनी धर्मा बॉडी को रिलीज करेगा तो उसे बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए अगर वो एलिफेंट किंग को छोड़ देता है तो ये उसके पास भागने का मौका है। क्योंकि फेनक्यू पानी की तरफ जा रहा था तो जेटियन उसे कहता है कि वहाँ पे मत जाना, पानी के नीचे भी फॉर्मेशन बिछी हुई है। इसलिए फेनक्यू तुरंत रुक जाता है, तो फिर उसे पता चलता है कि हाँ, पानी के नीचे सच में फॉर्मेशन बिछी हुई है और ये वाली तो जमीन से भी ज्यादा बड़ी है। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आती है कि जेटियन को इसके बारे में कैसे पता चला। इसके बाद वो जेटियन से पूछता है कि तुम इतना ज्यादा शांत हो तो फिर तुम्हारे पास कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो होगी ही। जेटियन आगे से कहता है कुछ भी नहीं है, और जेटियन मन के अंदर सोचता है कि हमें बस तब तक इंतजार करना है जब तक विचक्राफ्ट फॉर्मेशन बिछाने वाला वापस नहीं आता है। जैसे ही वो आता है तैसे ही हम लोग अपना सारा काम शुरू कर देंगे। उसी टाइम पे फेनक्यू के पास कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं जो कि फॉर्मेशन से बाहर थे और वो उससे कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा महान डीमन लॉर्ड हो ना, तो फिर तुम्हारी इतनी ज्यादा क्यों फट रही है इस फॉर्मेशन को देख के। लेकिन फेनक्यू दोबारा वहाँ पे अपने अवतार को रिलीज करता है और उन लोगों से कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा हिम्मत है। फेनक्यू के अवतार रिलीज करने के बाद ही उसकी एनर्जी की वजह से इन सभी एक्सपर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और ये सभी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। दरअसल फेनक्यू ने यहाँ पे अपने अवतार की 5वीं पत्ती को भी खो लिया है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा बढ़ जाती है और इन सभी लोगों के ऊपर और ज्यादा जोर पड़ने लगता है। फेनक्यू दोबारा नीचे उतर आ जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी खत्म होने वाली है और ऊपर से फॉर्मेशन लगभग पूरी हो चुकी है और ये काफी ज्यादा फैल चुकी है।
वहीं पे नाइन्थ डिसेबल जीटीएन से पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, और वो जीटीएन को इस बार ग्रैंडपा के नहीं बल्कि मास्टर के बुलाती है। इसीलिए फेनग्यू पीछे मुड़ के उसे पूछता है कि ये बुढ़ा तुम्हारा मास्टर है क्या? तो नाइन्थ डिसेबल उसे कहती है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हो, अगर तुमने दोबारा मुंह चलाया तो इस बार मैं तुम्हारा मुंह चीर दूंगी। जिससे फेनग्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि नाइन्थ डिसेबल उसे कुछ भी कहती है तो फिर उसे गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि इस बात के ऊपर उसे इतनी ज्यादा शर्म आती है कि वो नाइन्थ डिसेबल को अपना डिसेबल नहीं बना पाया। वहीं पे जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि अगर यहाँ पे फेनग्यू ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो उसको एक झटके के अंदर मार देगा क्रिटिकल कार्ड का इस्तेमाल करके, और ये कोई चीज बड़ी नहीं होगी। फेनग्यू जीटीएन को देखते हुए मन के अंदर यही सोचता है कि ये अभी तक पूरी तरीके से काम है। कल्टीवेशन से पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद ये पूरी तरीके से शांत है। यहाँ तक कि फॉर्मेशन भी अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो ही चुकी है, और फेनग्यू अपने मन के अंदर यही सोचता है कि पता नहीं इसकी असली पहचान क्या है। कुछ ही देर में फॉर्मेशन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाती है और सभी लोगों के ऊपर असर पड़ने लगता है। इसीलिए फेनग्यू पीछे मुड़ के अपने डिसेबल से कहता है भागो यहाँ से, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा था और फॉर्मेशन की वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। इसलिए फेनग्यू पीछे मुड़ के जीटीएन से कहता है मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी पहचान क्या है और तुम किस टाइप के इलाइट हो, लेकिन अगर हम दोनों यहाँ पे एक साथ काम करते हैं तो फिर शायद से हम लोग इस फॉर्मेशन को यहाँ पे ओवर पावर कर सकते हैं। लेकिन जीटीएन उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम वर्थ इट नहीं हो। वहीं पे वो नाइन्थ डिसेबल की तरफ देखता है तो फिर उसको सिर्फ नींद आ रही थी। फेनग्यू जीटीएन से कहता है कि अगर उसने यहाँ पे अपना 100 टेलीविजन अवतार समन न किया होता तो वो अब तक मारा जाता। इसके बाद वो जीटीएन को दोबारा बताता है कि ये जगह कुछ ही देर में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली है, अगर वो लोग भाग सकते हैं तो फिर उनके पास यही मौका है। और वो नाइन्थ डिसेबल से दोबारा कहता है कि वो उसको आखिरी चांस दे रहा है, अगर नाइन्थ डिसेबल उसके साथ चलती है तो वो उसको खतरों से दूर लेके जाएगा। नाइन्थ डिसेबल उससे कहती है दफा हो जाओ। तो फिर इस बार फेनग्यू हार मान लेता है और वो नाइन्थ डिसेबल से कहता है कि तुम अपना देख लेना, मैं चला यहाँ से। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि विचक्राफ्ट उसकी मेरिडियंस के अंदर भी जाना शुरू हो चुका है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है पूरी ताकत के साथ में। अगर वो थोड़ी देर के लिए भी यहाँ पे रुकता है तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो अपने डिसेबल्स को भी छोड़ देता है। वहीं पे ये तीनों आगे से मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहते हैं कि हमें ऐसे छोड़ के ना जाओ। वहीं पे जीटीएन जब उन तीनों की हालत देखता है तो वो दोबारा नाइन्थ डिसेबल की तरफ दिखता है, लेकिन इसके ऊपर कोई असर ना था, बस आंखें के नीचे डार्क सर्कल हुए थे। इसके बाद जीटीएन फेनग्यू की तरफ देखता है तो वो भी पूरी ताकत के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कोई तीर उसकी तरफ उड़ते हुए आता है जो कि डायरेक्ट उससे टकराता है और उसके सीने को चीरते हुए पार निकल जाता है, जो कि एक आर्चरर का अटैक था। इसके बाद फेनग्यू धड़ाम से नीचे जाके गिरता है और तीर के अटैक की वजह से फेनग्यू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। सभी लोग सोचते हैं कि ये कौन हो सकता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि तीरंदाजी करने वाला ये बंदा था, जिसकी आर्चरी स्किल काफी ज्यादा हाई लेवल की थी। ये आर्चरर जब नीचे आता है तो फिर सभी लोग इसको लॉर्ड चन कह के बुलाते हैं। फेनग्यू से हमें पता चलता है कि लॉर्ड चन के पास 6 लिव कल्टीवेशन अवतार है, यानी 6 पत्तियां हैं अवतार के पास, और ये सबसे पावरफुल आर्चरर है 3 डिवाइन गॉडली आर्चरर्स के बीच में। जीटीएन के पास भी इसकी सारी जानकारी आ जाती है ट्रुथ ऑफ आई की वजह से। फिर जीटीएन को ये भी पता चल जाता है कि लॉर्ड चन को जो यहाँ पे लेके आई है वो सभी भी नासेंट डिवाइनिटी टेलीविजन रियलम के अंदर है। और जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि शायद से मैंने सिचुएशन को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया है, क्या मुझे यहाँ पे स्केप कार्ड का इस्तेमाल करके भाग लेना चाहिए। वहीं पे लॉर्ड चन अपने सोल्जर से कहता है कि इन सभी हेमले डिमन पवेलियन वालों को पकड़ो और पैलेस के हवाले कर दो। तो ये लोग आगे से कहने लगते हैं कि हम लोग असली वाले नहीं है, हम लोग नकली हैं। तो चन आगे से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर इन्हें यहीं पे मार दो। जिसके बाद वो अपने एरो को लोड करता है जो कि इसकी एनर्जी से बना हुआ था। लेकिन उसी टाइम में हम लोग फीमेल कल्टीवेटर को देखते हैं और इसके ऊपर विचक्राफ्ट कुछ ज्यादा ही तरीके से असर कर दिया था, इसलिए बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और खून बहने लगता है। जीटीएन चन के वेपन के बारे में बताते हुए कहता है कि ये पक्का अर्थ ग्रेड का वेपन होगा और ये अपने एरो से एक एक करके उन्हें मारने वाला है। वहीं पे चन फेनग्यू से कहता है क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। तो फेनग्यू आगे से बताता है कि तुम 3 गॉडली आर्चरर्स में से एक हो जो कि कभी भी अपना निशाना नहीं चूकते हैं। वहीं पे चन फेनग्यू से कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते हो, ऐसा लगता है रेपुटेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, वैसे तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, आज तुम्हारी यही जगह कब्र बनेगी। फेनग्यू आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि इसी तरीके से हेमनली डिमन पवेलियन काम करता है। लेकिन चन उससे कहता है नौटंकी बंद कर दो, अगर यहाँ पे असली जीटीएन डाओ होता तो फिर वो अब तक अपनी हार मान चुका होता, तुम्हारी तरह यहाँ पे नौटंकी ना करता। इस तरीके की विचक्राफ्ट ग्रैंड फॉर्मेशन तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों के लिए ही बनाई गई है जो खुद को ज्यादा ही बड़ा समझते हैं। उसी टाइम में जीटीएन पीछे से कहता है क्या तुम ही उन 3 गॉडली डिवाइन आर्चरर्स में से एक हो जो कैपिटल के अंदर रहते हैं। वहीं पे चन जीटीएन को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक जीटीएन को नोटिस ही नहीं किया था। वहीं पे चन उससे पूछता है कि तुम्हारे ऊपर फॉर्मेशन का क्यों असर नहीं हो रहा है। जीटीएन उसे कहता है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो क्या। तो चन उसकी तरफ एरो करते हुए कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। तो जीटीएन उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम फेमस हो सिर्फ तुम्हारी बहादुरी की वजह से। चन जीटीएन से दोबारा पूछता है कि
तुम कौन हो। तो फिर इस बार नाइन्थ डिसेबल कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो गिलास फोड़ के चिल्लाते हुए कहती है कि ये बंदा जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो असली हेवनली डीमन पवेलियन का मास्टर है, जिससे ये सभी डर जाते हैं। जिसके बाद वो माफी मांगती है, ये कहते हुए कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। जीटीएन उससे कहता है कोई बात नहीं है। ये सब कुछ जान के अब फेनक्यू की चोक लेने लगती है कि वो इतनी देर से असली हेवनली डीमन पवेलियन की नाइन्थ डिसेबल को अपनी डिसेबल बनाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही में वो जीटीएन की तरफ देखते हुए सोचता है कि मैं इतनी देर से इसे बुढ़ा कह रहा था और इसे कमजोर कह रहा था, अब तो ऐसा लगता है कि मरना पक्का है। वहीं पे चैन जीटीएन से कहता है कि मेरे लॉर्ड ने मुझे बताया था कि अगर मुझे कहीं पे भी नकली जीटीएन डाउ दिखता है तो उसे तुरंत ही मार देना। और वो मन के अंदर सोचता है कि वो इस मौके पे बिल्कुल भी चूक नहीं सकता है, नहीं उसकी जान भी जा सकती है। वही जीटीएन चैन से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुम उनका जवाब दे देते हो तो फिर मैं अंधा इंसान बन जाऊंगा और इस चीज को भूल जाऊंगा कि यहाँ पे कुछ हुआ भी था। चैन उससे कहता है पूछो। जीटीएन उसे पूछता है कि तुम्हारा लॉर्ड कौन है। दूसरा सवाल ये था नदी के अंदर से हड्डियों को बाहर निकालने का मकसद क्या है। और तीसरा सवाल ये है कि कौन फिश ड्रैगन विलेज के पीछे था जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ था। जीटीएन कहता है कि अगर तुम इन 3 सवालों के जवाब दे देते हो तो फिर आज यहाँ पे कोई भी नहीं मरेगा। फेनक्यू मन के अंदर सोचता है कि जीटीएन जिस एटीट्यूड और एक्सप्रेशन के साथ बोल रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि वो ही हेवनली डीमन पवेलियन का असली मास्टर है जीटीएन डाओ। पूरे हेवंस के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि जीटीएन के खिलाफ जा सके और जीटीएन के वहाँ पे ये सब कुछ बोलने की वजह से पूरी हवा में शांति फैल गई थी। वही पेचन मन के अंदर सोचता है कि ग्रैंड विचक्राफ्ट फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है। बाहर की तरफ कई सारे सोल्जर हैं जो पूरी तरीके से तैनात हैं और रेडी हैं अटैक करने के लिए, इसलिए ये पूरी सिचुएशन विन विन सिचुएशन है। और चैन मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं उसका लॉर्ड क्या सोच रहा है। वहीं पे उस ताबूत के अंदर से यानी उड़ने वाले कैलक्रोइट से कोई डिंग डिंग करके आवाज बोलता है। इससे चैन को समझ में आ जाता है कि अटैक करने के लिए हाँ बोल दी गई है। इसीलिए वो जीटीएन से कहता है कि मैं माफी चाहूंगा, ऐसा लगता है कि आज यहाँ पे कोई मरेगा भी नहीं और तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद वो अपने एनर्जी एरो को लोड करता है और जीटीएन से कहता है कोई आखिरी शब्द। तो जीटीएन आगे से कार्ड्स को बाहर निकालता है और आगे से कहता है कुछ शब्द ये हैं कि यहाँ पे एक प्राइस होता है बेवकूफ बनने के लिए। इसके बाद वो आगे से 2 अष्ट मुद्रा का इस्तेमाल करता है तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि चैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि 2 अष्ट मुद्रा इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। वहीं पे एक मुद्रा का सलगल सीधा जाके चैन से टकराता है तो उसकी बॉडी हवा में ही गायब हो जाती है और सिर्फ उसकी कैप बचती है। बेचारे को मौका भी नहीं मिला अटैक करने का, इतनी तेज अटैक हुआ था। वह भी जीटीएन के इतने पावरफुल अटैक को देख के सभी लोगों की आंखें बाहर आ जाती हैं। उसी टाइम पे फीमेल कल्टीवेटर्स जिन्होंने उड़न तस्तरी पकड़ रखी थी उन्हें दिखाई देता है कि 2 अष्ट मुद्रा उनकी तरफ भी आगे बढ़ रही है, इसलिए वो भी खुद को डिफेंड करने के लिए वहाँ पे फॉर्म में आ जाती हैं और अटैक्स को ब्लॉक करने लगती हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। 2 अष्ट मुद्रा इतना ज्यादा शक्तिशाली थी कि वो सभी लोग भी एक एक झटके में मारी जाती हैं और उनकी बॉडी भी हवा में गायब हो जाती है। बाहर की तरफ जितने भी गार्ड्स थे ये सब देख के उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सभी वहीं पे खड़े रहते हैं, ये सोचते हुए कि अब भागने का कोई भी फायदा नहीं है। फेनक्यू की तरफ फटके और ज्यादा चार हो चुकी थी, बेचारा वो डर के मारे कांप रहा था। यही सोचते हुए मैं इस बंदे की नौटंकी कर रहा था जो कि इतना ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं पे हम लोग जीटीएन को देखते हैं और इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था। इसने 2000 मेरिट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया था और इसे 3500 मेरिट पॉइंट मिल चुके थे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ फायदा ही हुआ, कोई घाटा वाटा नहीं हुआ। जिसके बाद जीटीएन उड़न तस्तरी की तरफ आगे बढ़ता है ये सोचते हुए कि इसके अंदर कोई तो होगा, लेकिन जब वो उसको चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि उड़न तस्तरी पूरी तरीके से खाली है। जिसके बाद जीटीएन नाइन्थ डिसेबल से पूछता है कि तुम कैसी हो, तो वो आगे से बताती है कि वो पूरी तरीके से ठीक है, पहले सुस्ती आ रही थी लेकिन अब पूरी तरीके से ठीक है। इसके बाद जीटीएन की नजर फेनक्यू और उसके चेलों के ऊपर पड़ती है तो फेनक्यू आगे से माफी मांगता है उसे सीनियर कहते हुए और उसको शुक्रिया भी कहता है चन को मारने के लिए और उसके डिसेबल का बदला लेने के लिए। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि ये सभी नौटंकी कर रहे हैं और वो फेनक्यू से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें देने ही पड़ेंगे। फेनक्यू आगे से कहता है कि अगर उसे पता होगा तो वो सब कुछ बताएगा। जीटीएन उसे पूछता है कि अपना नाम बताओ और अपनी असली आइडेंटिटी, तो वो अपना नाम और अपने सेक्ट के बारे में बताता है। साथ ही में वो उसे ये भी बताता है कि ये तीनों सच में मेरे डिसेबल ही हैं। वहीं पे नाइन्थ डिसेबल उससे कहती है कि इतने कमजोर और शर्म नहीं आती है कि तुम यहाँ पे हेवनली डीमन पवेलियन के मास्टर होने का दिखावा कर रहे थे। इसके बाद जीटीएन उसे पूछता है कि तुम जीटीएन डाओ बनने का दिखावा क्यों कर रहे थे, जिसपे फेनक्यू आगे से बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यून टियान और लू सेक्ट के कई सारे डिसेबल्स को हेवनली डीमन पवेलियन ने मार दिया था। कई सेंचुरीज पहले हेवनली डीमन पवेलियन ने उनके कई सारे वेपन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था 1000 के आसपास और वो लोग अभी तक उसे रिकवर नहीं कर पाए हैं। इसलिए उनके सेक्ट लीडर ने फेनक्यू को ऑर्डर दिया था कि वो हेवनली डीमन पवेलियन के मास्टर बनने का नाटक करे और जहाँ जाए वहाँ पे क्राइम्स करे। जीटीएन आगे से कहता है कि यून सेक्ट और बाकी 3 सेक्ट ये सभी तो नोबल पाथ के ऊपर चलते हैं, क्या उन्हें शर्म नहीं आती है इस तरीके के गंदे काम करते हुए। इस पे फेनक्यू आगे से कहता है कि हेवनली डीमन पवेलियन ने कई सारे
सारे बुरे काम किए हैं और मुझे ऑर्डर मिला था कि मैं उनकी जड़ी बूटी का असर उन्हें ही दिखाऊं। तो जीटियान उसके ऊपर एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछने वाला हूँ कि तुम लोग रिवर से हड्डियों को बाहर क्यों निकाल रहे थे। जिसपे फेनग्यू आगे से बताते हैं कि वो लोग वहाँ पे 22 लोगों की हड्डियों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी हड्डियां किसी कल्टीवेटर को मदद कर सकती हैं हजारों सालों की कल्टीवेशन को पाने में। और फेनग्यू जीटियान से कहता है कि उसे भी इस बारे में जरूर पता होगा, जबकि जीटियान ये पहली बार सुन रहा था कि 22 लोगों की हड्डियां मदद कर सकती हैं किसी कल्टीवेटर को उनकी लाइफ टाइम कल्टीवेशन को अचीव करने में। जीटियान उसे पूछता है क्या तुम लोगों को अभी तक हड्डियां मिली, जिसपे फेनग्यू आगे से बताता है कि इतने सालों में ढूंढने के बावजूद उन्हें एक भी हड्डी नहीं मिली है। वहीं पे हम लोग कुछ जनरल्स को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि ये लोग विचक्राफ्ट की फॉर्मेशन की वजह से पावरलेस हो गए हैं, अब हमें डरने की चिंता नहीं करनी है, हम लोग आसानी के साथ उन्हें हरा सकते हैं। जिसके बाद ये सभी भाला वाला लेके जीटियान के ऊपर अटैक करने को भागने लगते हैं। 9th डिसेबल उन्हें हैंडल करने के लिए जा रही थी, लेकिन जीटियान उसे मना कर देता है। इसके बाद वो वहाँ पे बायन को समन करता है और वो लैंड होते ही एक एक करके उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें मारने लगता है। ये सभी आगे से कहते हैं कि ये बीस्ट यहाँ पे कैसे आ गया। इसके बाद इनकी दोबारा फटती है और ये सभी दोबारा उल्टे पैर भागने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि बायन लगातार इन सभी छोटे मोटे कल्टीवेटर्स को मारे जा रहा था। तो फिर जीटियान को 20-20 पॉइंट मिल रहे थे। जीटियान आगे से कहता है कि मैं हमेशा से दयालु बुढ़ा था, मैं छोटे मोटे बच्चों को बख्श दिया करता था, सिर्फ कल्टीवेटर्स के ऊपर ध्यान देता था। वहीं पे फेनग्यू बायन को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक लेजेंडरी माउंट था और बायन के मुकाबले में एलिफेंट किंग बस एक कचड़ा है, कचड़ा। वहीं पे जीटियान को समझ में आ जाता है कि इन्हें मारने से उसे छोटे मोटे रिवॉर्ड ही मिलेंगे, इसलिए वो बायन से कहता है कि बस हो गया, बस छोड़ दो उन्हें। तो फिर बायन उन सभी लोगों को छोड़ देता है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है और वो जाते हुए एलिफेंट किंग को देखता है तो एलिफेंट किंग डर के मारे कांप रहा था। वही फेनग्यू लेजेंडरी बाई को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। उसी टाइम पे वहाँ पे और भी सारे लोग आ रहे थे, जिनको देख के फेनग्यू दोबारा हैरान हो जाता है। वो उनको पहले से समझ लेता है, लेकिन ये असल में 4th और 3rd डिसेबल थे, जो कि यहाँ पे जीटियान को रिपोर्ट देने के लिए आए थे। जीटियान उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वही पे नकली 4th डिसेबल फेनग्यू से पूछता है कि वो हमारी तरह क्यों दिख रहे हैं। 4th डिसेबल जीटियान को बताता है कि उसे खबर मिली थी कि यहाँ पे विचक्राफ्ट फॉर्मेशन बिछी हुई है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे जीटियान की मदद करने के लिए आ गए और इन्हें ये खबर लेंगलू से मिली थी। और ये दोनों आगे से जीटियान से माफी भी मांगते हैं बिना इजाजत के डिसीजन लेने के लिए। जीटियान मन के अंदर सोचता है कि सप्रेशन हुक देखने के बाद इसके रंग रूप सब बदल गए हैं, अब ये पहले से और भी ज्यादा अच्छे से काम करने लगा है। वहीं पे 9th डिसेबल हंसते हुए 3rd और 4th ब्रदर से कहते हैं कि जरा जरा उनकी तरफ तो देखो, वो लोग तुम्हारी नौटंकी कर रहे हैं। तो 4th डिसेबल उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी नौटंकी कर रहे हो। तो ये दोनों आगे से कांपते हुए कहते हैं कि गलतफहमी है साहब, 20 रुपए के लिए काम करना पड़ता है। तो 4th डिसेबल वहाँ पे अपनी अवतार को रिलीज करते हुए कहता है कि अच्छा। वहीं पे 3rd डिसेबल भी अपने अवतार को रिलीज करने वाला था, लेकिन 4th उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास पहले से ही स्पीयर है, मुझे ये सब कुछ हैंडल करने दो। और 4th डिसेबल पीछे मुड़ के जीटियान से कहता है कि चिंता न करो, कुछ ही देर के अंदर लेंगलू एक पालतू कुत्ते की तरह हो जाएगा और वो सब कुछ बकने लगेगा। वहीं पे फेनग्यू को जैसे ही पता चलता है कि लेंगलू हेमनली डीमन पवेलियन के अंदर है, तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन ये लोग उसे घूरते हुए कहते हैं कि तुमसे किसी ने नहीं पूछा, चुपचाप बैठे रहो। वहीं पे जीटियान उसे पूछता है कि तुम यून सेक्टर से हो ना, तो फिर तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था। फेनग्यू आगे से कुछ भी नहीं कह रहा था, तो जीटियान उसे कहता है कि वो तो मारा जाएगा ही, साथ ही में तुम भी लपेटे जाओगे अगर तुमने कुछ नहीं बोला। फेनग्यू अपने मन के अंदर सोचता है कि जीटियान ने उसकी मदद की है, उसकी फीमेल कल्टीवेटर की मदद करने में, शायद से वो मारी जा चुकी है। इसलिए फेनग्यू जीटियान से कहता है कि उसे ऑर्डर यूनसेक्ट के एल्डर वू डाउन ने दिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और शायद से मैं इस सीरीज को ड्रॉप करने वाला हूँ। ये बहुत ज्यादा टाइम ले रही है और मैं इसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे मेरे एग्जाम चल रहे थे, बता दूं मैं 15 तारीख को खत्म हुए थे, बाकी मैं तब से मौज काट रहा था। मैं इस सीरीज को ड्रॉप कर दूंगा या फिर इसे होल्ड पे रख दूंगा, अब से न्यू सीरीज शुरू होंगी।